पेज नंबर सर 204 फर्स्ट यूनिट 2 का जल्दी प्लीज। 19 क्वेश्चंस हो गए थे। क्लास उसकी देख सकते हैं, एक ही क्लास में वो कवर हो गए थे मेजरली क्वेश्चंस। आज का टारगेट है 20 से 26 और थोड़े लेंथी भी हैं और बड़े ध्यान से समझिएगा, ठीक है। एक दो कंसेप्ट इसमें मैं ज्यादा फोकस करूंगा उस पर, पहले हमने नोट्स में कवर नहीं किया हुआ। जब आप कन्वर्जन कर लेते हैं कैपिटल एसेट को किसमें, स्टॉक इन ट्रेड में, क्वेश्चन बहुत बार रिपीट है आपके डीपीटी में, तो आज ध्यान से करना इसको, ठीक है। बुक पे करना आपको बताया मैंने, जैसे कि हमने सुनना ही है, बड़े छोटे क्वेश्चन होते हैं, बड़े डिफरेंट क्वेश्चन होते हैं, ठीक है। इसके बाद टारगेट है एग्रीकल्चर इनकम, थोड़ा सा आपको दिखाना है एग्जाम्पल, ठीक। तो शुरू करते हैं क्वेश्चन नंबर 20, 204 पे जल्दी प्लीज। कंप्यूट क्या करना है, क्वेश्चन समझो। टैक्स लाइबिलिटी, वैसे चांसेस कम है कि पेपर में आपको टैक्स लाइबिलिटी पूछा जाए। पेन की जरूरत नहीं, महाराज यहीं से करना है, आप यहाँ से ले लीजिए फिर। तो बिजनेस इनकम कितनी दी हुई है जल्दी बोलिएगा। बिजनेस इनकम 240। लॉस फ्रॉम, वर्ड अंडरलाइन करिए, लॉस फ्रॉम सेल्फ ऑक्युपाइड हाउस कितना दिया हुआ है जल्दी बोलिएगा, 30,000 लॉस दिया हुआ है। शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन किस पे जल्दी बोलिएगा, ज्वेलरी। शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन किस पे, शेयर्स पे, जिसपे एसटीडी पेड है, बताया था। शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन का जिसपे एसटीडी पेड होता है क्या रेट है, 15%। नॉर्मल शॉर्ट टर्म पे क्या रेट है, स्लैब रेट, और बाकी ऊपर के सबके ऊपर ही स्लैब रेट। डन हो गया। नेक्स्ट चलिए, टैक्स लाइबिलिटी निकालना है। और ऊपर क्या दिया हुआ है चेक कर लिया करो, मिस्टर कौन है, आर है। तो बताया नहीं, कुछ भी नहीं है, तो क्या मानेंगे, इंडिविजुअल। इंडिविजुअल के ऊपर स्लैब रेट वही 2.5 लाख, 2.5 से 5, 5 से 10, 10 के ऊपर 30। और सर एज नहीं बताई तो नॉर्मल 60 से कम, अपने आप नहीं मानना है सर, कुछ नहीं बताया तो मैंने सीनियर मान लिया, सुपर सीनियर कभी नहीं मानेंगे, 40-50 वाला एज मानेंगे। डन। तो शुरू करिए, करना क्या है, जस्ट टैक्स निकालना है, ओरली पार्ट है। एक नया कंसेप्ट सिखाऊंगा क्या, पहले तो हाउस प्रॉपर्टी। लॉस था सेल्फ ऑक्युपाइड से कितने का जल्दी बोलेगा, 30,000 का। बिजनेस से इनकम थी कितने की, 240 की। कैपिटल गेन में दो इनकम थी, शॉर्ट टर्म ज्वेलरी पे, शॉर्ट टर्म शेयर्स पे, कितना बन गया टोटल मिला के, 73। चेक कर लो, 8 और 65, ठीक हो गया। टोटल करेंगे तो ये कितना बन गया, कैलकुलेटर आपके पास होंगे, 283। कैसे, 30 लेस किया गया। हाउस प्रॉपर्टी का लॉस पहले अपने घर से सेटअप होता है, अपने घर में तो खुद ही लॉस, तो दूसरों से भी हो सकता है, इसमें कोई कॉन्ट्राडिक्ट नहीं है कि वहां नहीं जाऊंगा फलाना नहीं जाऊंगा, ऐसा कोई नखरा नहीं है, सीधा माइनस हो सकता है। तो नेट 240 माइनस 30 करेंगे तो कितना आया जल्दी बोलेगा, यहाँ तक अगर मैं ऐसे करके दिखाऊं, इट्स 210। 210 प्लस 73 कितना होगा जल्दी बोलेगा, 283। डिडक्शन अंडर सेक्शन 80C से लेके कहां तक, यू तक कोई भी नहीं मिलेगा, छोड़ दीजिए। नेट इनकम क्या आ गई जल्दी बोलेगा, 283। अब थोड़ा यहाँ दिक्कत है टैक्स निकालते वक्त, क्या है, थोड़ा प्रेजेंटली सुनिएगा, कंसेप्ट थोड़ा टेक्निकल है, अगले सेमेस्टर में आना चाहिए, पर यहाँ दे दिया इन्होंने, ठीक है। वो क्या है सर, 283 आपने मुझे इनकम तो बोल दिया, पर ये सारी इनकम एक तरह की नहीं है। मैं कहने का मतलब क्या है, इसमें सर कुछ इनकम स्पेशल रेट है। स्पेशल रेट वाली कौन सी इनकम थी आप जानते हैं, मैंने लिखा था 15% वाली, और कौन सी थी आप सब जानते हैं, शेयर्स पे, कितनी थी, 65। तो प्लीज उसको थोड़ा पहले बाहर कर लीजिए आप, अगर आप सुनना कैसे, इनकम अदर देन शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन किस पे, शेयर्स पे। मेरी इनकम कितनी थी जल्दी रिपीट कीजिएगा, 283। मैं क्या माइनस करो 65,000, जो कौन सी है जल्दी बोलो, शेयर्स पे, कैलकुलेटर पे माइनस करके बताइए कितना बचा, 283 माइनस 65,000, बैलेंस कितना बचेगा जल्दी बोलेगा, 2,18,000। इतना सुनते ही आपको एक पॉइंट याद आना चाहिए, ये टैक्स का पॉइंट है। वो क्या सर, 2.5 लाख तो में माफी है। तो ये 218 को हम मेरी लैंग्वेज में क्या नाम बोलते हैं, नॉर्मल इनकम। क्या नाम बोलते हैं इसको, नॉर्मल इनकम। 2,18,000 को हम लोग क्या नाम देते हैं, नॉर्मल इनकम, पहले लिख लीजिएगा। और इस 65 को क्या नाम देते हैं, स्पेशल इनकम। फिर थोड़ा वर्ड्स क्लियर हो जाएंगे मैं क्या क्या बोल रहा हूँ। जिसका रेट लगा जी, कोई स्पेशल इनकम नाम नहीं है, उसका रेट लगा 20%, लॉन्ग टर्म स्पेशल है। लॉटरी पे 30%, वो स्पेशल इनकम है। जिसपे रेट्स डिफरेंट है, जिसपे स्लैब रेट नहीं लगता, वो स्पेशल इनकम है। वो इसलिए वर्ड बोल रहा हूँ ना, फिर थोड़ा डिफरेंट हो जाएगा, वरना मिक्स कर देंगे क्या बोली जा रहा हूं मैं। तो 283 इज टोटल इनकम माइनस स्पेशल इनकम, बैलेंस इनकम बची या नॉर्मल इनकम बची 2,18,000। हर पर्सन इतनी बात जानता है कि अपने को कितने तक पैसा माफ है जल्दी बोलेगा, 2.5 लाख। आपको कहीं ना कहीं नुकसान फील हो रहा होगा कि मुझे तो 2.5 लाख रुपए माफ है, पर उसमें से मेरी नॉर्मल इनकम सिर्फ कितनी है, 218। अभी भी मेरी पूरी लिमिट यूज नहीं हो पाई, अभी भी कितनी लिमिट पेंडिंग है जल्दी बोलिएगा, 32,000, जिसको ये आप बोलते हैं बैलेंस। अब सरकार ने आपके लिए पॉइंट रखा, जबकि शेयर्स पे स्पेशल टैक्स है 15%, हम आपसे ले सकते थे, तो सरकार कहती अगर किसी पर्सन की बेसिक एग्जम्पशन फुल यूज
नहीं होती तो उसको बेनिफिट देंगे। जितनी एग्जाम्पशन यूज नहीं हुई वो यूज कर सकता है अगेंस्ट द स्पेशल इनकम। अभी आपने कहा 2.5 लाख रुपए मुझे माफ थे, 2,50,000। अभी तक मेरा यूज ही कितना हुआ, 2,18,000। अभी भी जिसको मैं वर्ड बोलता हूँ अनएग्जॉस्टेड लिमिट, अभी भी मेरे पास कितनी पड़ी है, जल्दी बोलिएगा। 32। मेरा शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन क्या था ये बताइए। मैं चाहूंगा 65 में से माइनस कराइए कितना, 32। नाउ मेरा शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन कितना बचा, जल्दी बोलिएगा। 33 बचा। इस 33 पे मुझे टैक्स देना है कितने परसेंट, 15। वरना हर बच्चा क्या कहता है 65 का 15। आप बिल्कुल सही कह रहे थे, गलत नहीं कह रहे थे। बट आज के बाद जब भी ऐसा क्वेश्चन मिक्स आएगा, देखो किसी पर्सन की इनकम सिर्फ कैपिटल गेन थोड़ा होगी, बिजनेस भी होगी, लॉस भी होगा, अदर सोर्स भी होगा, आगे जाके करेंगे अपन। तो सबको इकट्ठा करिए, सोचिए उसकी इनकम क्या बनती है। इफ हिज और हर इनकम लेस देन 2,50,000 देन फर्स्टली सेट ऑफ अगेंस्ट कहां पे, नॉर्मल इनकम। अगर फिर भी आपके 2.5 लाख रुपए 2,50,000 यूज नहीं होते, देन यूज अगेंस्ट स्पेशल इनकम। तो मैंने स्पेशल इनकम में गया तो मेरी इनकम क्या बच रही थी, जल्दी बोलिएगा। इसको मैं क्या नाम दे सकता हूँ, जल्दी बोलिए। बैलेंस शॉर्ट टर्म क्या, कैपिटल गेन। 33,000 का 15% कर लीजिए, कितना बनता है, जल्दी बोलिएगा। 4950। बट खुशखबरी की बात यह है, एक रिबेट मिलता है 87A का। एक क्या सेक्शन है, जल्दी बोलिएगा। रिबेट कौन से का, बिल्कुल सही, अंडर सेक्शन 87A। 3 कंडीशन मांगता है आपसे वो। नंबर 1 इंडिविजुअल, इंडिविजुअल है। नंबर 2 रेजिडेंट, कुछ नहीं बोला, रेजिडेंट ही होगा। नंबर 3 टोटल इनकम, टोटल इनकम आफ्टर डिडक्शंस, टोटल इनकम इक्वल टू लेस देन कितना, 5 लाख। यहाँ तो 283 है, और उसने टोटल इनकम में किंतु परंतु नहीं करा, इसमें लॉन्ग टर्म हो शॉर्ट टर्म हो, बस टोटल इनकम। टोटल इनकम मींस टोटल इनकम, ये नहीं कि इसमें तो लॉन्ग टर्म है, इसमें तो शॉर्ट टर्म है, नहीं मैंने ऐसा कुछ नहीं कहा। तो आपने देखा कि हाँ सर वो मेरे पर्टिकुलर्स पूरे हैं। तो वहां लॉ क्या कहता है, जितना टैक्स और 12,500 विच एवर इज लोअर। अब लोअर कितना आपका 4950, वही आपका माफ हो गया, तो कोई टैक्स नहीं बन, खत्म। वो लॉन्ग टर्म पे शेयर्स पे अभी आएगा। नेक्स्ट पढ़िए। फॉर असेसमेंट ईयर 22-23 रेजिडेंट इंडिविजुअल, लॉ रिपीट कर रहा हूँ, हैविंग टोटल इनकम अप टू कितना, 5 लाख। आगे क्या लिखा हुआ है, इज अलाउड अ टैक्स रिबेट अंडर सेक्शन 87A। एक्चुअल टैक्स कितना था, जल्दी बोलिएगा। 4950 और 12,500 विच एवरेज, और लेस आपका 4950। कोई डाउट बताइए मुझे। एग्जाम में अगर हमें सेक्शन याद नहीं रहा तो रहने दो, फिर सिंपल रिबेट, रिबेट लिख दो। नहीं लिखेंगे तो दिक्कत नहीं पड़ता, वैसे यार रह जाएगा एक ही सेक्शन है, क्योंकि इसमें को हो 4-5, तो मैं कहूँ 80C में जाऊंगा तो बहुत ज्यादा देखो, पर यहाँ तो एक ही है, 87 है। और ये मिलेगा भी किसको, इंडिविजुअल प्लस रेजिडेंट। कंडीशन याद कर लीजिए। हाँ वो भी आएंगे रजे, अभी तो मैंने पढ़ाई नहीं, क्योंकि एक्चुअली सेमेस्टर ही 6 में है, बट जितनी हेल्प हो पाएगी आपको बता दूंगा। मेन में नहीं आएंगे, ज्यादा नहीं है, तो आपको याद हो जाएंगे क्वेश्चन के। वो हम रिस्क ले रहे हैं क्वेश्चन के अकॉर्डिंग। तो इनको पूछना नहीं चाहिए, वैसे मेरे अकॉर्डिंग नहीं आएगा पेपर में, कारण जहां सेमेस्टर 6 का लिंक आ गया इनको पूछना नहीं चाहिए। वो आया, अब तो पेपर में आया भी नहीं हुआ, टचवुड बात है। पेपर में कहीं पूछा भी नहीं कि 80C 80U 80D, कहीं नहीं पूछा है। डन। चलें, लो 21 थोड़ा फास्ट हो जाइए। मिस्टर यश सोल्ड एन एसेट 15/8, कब, जल्दी बोलेगा। 21 कितने की एसेट बेची फास्टली, 2.5 लाख। बड़ा छोटा क्वेश्चन है, टाइम पास क्वेश्चन है ये। कॉस्ट प्राइस उसने एसेट जब खुद परचेज की थी, कब की थी, जल्दी बोलो। 96, कुछ याद आ गया होगा सुन के, और एफएमवी विच एवर इज हायर। परचेज की थी 20,000 की, जबकि फेयर मार्केट वैल्यू उसी एसेट की कितनी है, तो हम कौन सी लेंगे, 50। इसी को क्या करेंगे, इंडेक्स 317 डिवाइड बाय 100, ये तो फिक्स है हमारा वैसे, ठीक हो गया। द इनकम ऑफ मिस्टर वश अदर सोर्स से कुछ कमाता होगा, वो कितनी इनकम है, 222,700। तो पहले तो उसको साइड पे रखो, मेरा काम कैपिटल गेन है, तो मैं कैपिटल गेन निकालता हूँ। आइए, ये नीचे पूछा, इन अबव प्रॉब्लम हाउ विल द कैपिटल गेन ट्रीटेड, सुन लीजिए। पहले तो सेल प्राइस कितनी थी, फटाफट टाइप कीजिए। सेल प्राइस 2.5 लाख रुपए, ये रहा, कुछ भी नहीं देखने वाला है। माइनस एफएमवी कितनी थी, फास्ट बोलिए। 50,000 इंटू 317 डिवाइड बाय 100, 158,500। कितना कैपिटल गेन आ गया, जल्दी बोलिएगा, 91। और ऑब्वियसली 2001 की बातें करें सर, ऑब्वियसली लॉन्ग टर्म। फिर बच्चा कहता है ये दिया क्या था ऊपर, 222,700। कुछ नहीं, एक छोटा सा क्वेश्चन था। अगर आपकी इनकम, सुन लीजिएगा, यहाँ पे भी आपकी देखो, अब ये कौन सी इनकम है पहले दो, लॉन्ग टर्म। इस लॉन्ग टर्म पे ये भी कौन सी इनकम है पहले बता दूं, आप थोड़ा लिख लो। ये भी कौन सी इनकम है, स्पेशल इनकम, बिकॉज इस पे क्या टैक्स रेट लगता है, 20। लॉन्ग टर्म अदर देन शेयर्स पे कितना है, 20। अब रेट डिफरेंट हो गया तो स्पेशल इनकम बन गई। अब कहना क्या चाहते हो सर, आपकी अदर सोर्स इनकम कितनी है, जल्दी बोलो।
222,700 कुछ सुन के याद आ रहा है, ये इनकम आपकी लेस देन है किससे, जल्दी बोलो। तो वही सीन तो पीछे किया, इस 2.5 लाख में से पार्ट पहले हम क्या माइनस करेंगे, अदर सोर्स, ये माफ कराइए। पर आप फिर भी जानते हैं मेरी पूरी लिमिट यूज नहीं हो पाई, घबराइए नहीं, जो बैलेंस लिमिट बच जाएगी वो भी यूज हो जाएगी किसके अगेंस्ट, 91,500 करके देखना माइनस, 2.5 लाख माइनस कीजिए, 2.5 लाख रुपए माइनस 222,700, 27,300 से 27,300 मैं यहाँ लिख दूं, बैलेंस मेरा क्या बच रहा है, 27,300। तो ये 27,300 मैं यूज कर सकता हूं किसमें से माइनस करके, अगर मुझे टैक्स निकालने को बोला जाता, पर नहीं बोला नहीं है तो मैं नहीं कर रहा, पर ये इसने थ्योरी में लिख दिया, ये थ्योरी में लिख दिया लाइन और कुछ नहीं था, वरना यहाँ पे ये माइनस हो जाता, फिर जो बैलेंस बचता उस पे आप कितने परसेंट टैक्स लगाते, 20। तो आपका डाउट क्लियर कर दूं, ये नहीं सरकार ने कहा कि जो बैलेंस इनकम बच जाती है वो किसके अगेंस्ट जाएगी, सर किसी के, आप लॉन्ग टर्म कमाओ, आप शॉर्ट टर्म कमाओ, स्पेशल इनकम होनी चाहिए बस। तो पॉइंट ये दिमाग में मत रखिएगा कि स्पेशल इनकम है, इसमें से शायद कोई अदर इनकम का बेनिफिट नहीं मिलेगा, सब मिलेगा, सारे बेनिफिट मिलेंगे, पीछे भी मिला था, वहां शॉर्ट टर्म था शेयर्स पे, या लॉन्ग टर्म है प्रॉपर्टी पे, किस पे, सब पे मिलेगा, अगर आपका 2.5 लाख पूरा यूज नहीं। तो ये दिमाग रखिए। सर मान लो अगर किसी की एज 60+ हो तो उसके लिए तो 3 लाख हो जाएगा, हाँ फिर बिल्कुल हो जाएगा, तो इसको 3 लाख में से आप 222,700 माइनस करेंगे तो काफी डिफरेंस बचेगा, फिर तो गेन ही बहुत छोटा, फिर आपको क्या दिक्कत है, सरकार बेनिफिट दे रही है तो अब ले लो ना, आपको क्या प्रॉब्लम है, सर किसी की एज 80 हो तो जितना मर्जी सोची जाइए, फिर सारा ही माफ हो जाएगा, तो इसमें कोई हमारी लड़ाई, सरकार का बड़ा सीधा फंडा, ठीक है हमने स्पेशल रेट इशू करे, इस पे 15 है, इस पे 20 है, इस पे ये है, बट अगर आपकी इनकम ही 2.5 लाख क्रॉस नहीं करती, अगला केस आ जाओ, सारा केस प्लेन कर देते हैं, मैं मेरी कोई इनकम ही नहीं है, सिर्फ लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन हुआ मुझे शेयर्स पे 2 लाख रुपए, कितना हुआ, शेयर्स पे 2 लाख रुपए, शेयर भी छोड़ी, मतलब ज्वेलरी पे हो, डन हो गया, कोई टैक्स देना पड़ेगा मुझे नहीं, कारण क्यों, मेरी कोई इनकम ही नहीं, और मैं जब अपनी इनकम उठाऊंगा एज एन इंडिविजुअल, 2.5 लाख तो मुझे वैसे ही माफ था, अब मेरी अदर इनकम है ही नहीं, देन मैं वो बेसिक एग्जम्पशन लिमिट किसके अगेंस्ट यूज कर लूंगा, एलटीसीजी, लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन, तो मुझे कोई टैक्स नहीं देना, तो प्लानिंग थोड़ी है इसमें कि सरकार ने बोल दिया कि हाँ रेट बताए हमने, अगर रेट ज्यादा है तो लगाएंगे, अगर आपका 2.5 लाख ही नहीं पूरा हो रहा, मतलब मैं कहने का भाव आपका बेसिक हक मैं आपसे छीन नहीं रहा, अगर आपको 2.5 लाख माफ है तो माफ है, कि आपको सर 2.5 लाख तो पूरा ही नहीं हो पाया, फिर क्या होगा, अगर जो बच गया उसको यूज कर लीजिए किसी और के अगेंस्ट, जैसे कैशबैक होता है, हमारे मोबाइल में, पेटीएम में, वॉलेट में पैसे पड़े हैं, जैसे मर्जी यूज करिए, मैं जी एक बार यूज कर पाएंगे, आप सोचते हैं कहाँ यूज करूँ, कहाँ ऐसी शॉपिंग करूँ, ये पूरा कूपन लग जाए, बड़ा सोच समझ के, ये बड़ा फैसले का डिसीजन होता है, इस मैटर पे ऑर्डर कर रहे हैं, कहाँ 10 रुपए और बचे कि ये कूपन लगाऊं वहां लगाऊं, बहुत मैं दिमाग लगता है अपना, पढ़ने लगता है, पढ़ने भी लगता, इतना दिमाग वहां लग जाता है, तो वो भी चीज है, अगर वो मान लो इसकी जगह कैश बैक ही दे दे, ओपनली कैश डाल दें वॉलेट में, फिर तो आपके पैसे हैं, जब मर्जी यूज करो, फिर कूपन का सोचना ही नहीं पड़ेगा कि कौन सा लगाना है, कैसा करना है, कौन सी ऑप्शन हमारे पास है, कौन सी नहीं है, तो वो चीज पॉइंट है। नेक्स्ट देखिएगा, श्री दीवान हु इनहेरिटेड बिल्डिंग प्रॉपर्टी, इनहेरिट मतलब उसको वसीयत में मिली, खानदानी प्रॉपर्टी मिली, ऑफ अ रेजिडेंशियल हाउस एंड अ शॉप, कितने की मिली वैसे, 138, सोल्ड ऑन, आज उसने बेच दी, कितने की, जल्दी बोलेगा, 8,90,000, आज का इंडेक्स तो पता ही था हमें यार, 317, द फेयर मार्केट वैल्यू उस प्रॉपर्टी की कितनी है, 2,60,000, किस दिन, 1/4/2001, एक क्वेश्चन में थोड़ी सी प्रॉब्लम है, इस क्वेश्चन में ये नहीं बताया जो इसको प्रॉपर्टी मिली इनहेरिटेड, हाँ उसके घर वालों ने उसको कब दी, या उसके घर वालों ने खुद कितने की परचेज की थी, अगर आपको याद हो प्रीवियस ऑनर वही मंजुला जेशा, क्या केस था, आज जब आपको कोई प्रॉपर्टी बाय गिफ्ट, बाय विल, बाय इनहेरिटेंस तो प्रॉपर्टी मिलती है, तो आपका तो कोई खर्चा हुआ नहीं, तो आपकी प्रॉपर्टी को किसी ना किसी ने परचेज करी होगी, आपके फादर ग्रैंडफादर किसने करी होगी, तो यहाँ पे अगर हमें एफएमवी देके जा रहा है ओल्ड की, तो अज्यूम दैट एसेट इससे भी पुरानी है, और आपके पास ऑप्शन है कॉस्ट और एफएमवी, कौन सी लेंगे, हायर, और कॉस्ट क्या थी, जल्दी बोलेगा, 138 उनके लिए, और एफएमवी क्या थी, 260, हम कौन सी लेंगे, 260, तो नीचे आ जाइए, और उसकी अदर इनकम, एक मिनट जी, और उसकी अदर इनकम कितनी है, 1/12, उसको बाद में ट्रीट करते हैं, पहले एक बार दिखा दूं मेरे, सेल प्राइस जल्दी बोलिए कितनी है, 890, कॉस्ट आप कौन सी लेके चलेंगे, जल्दी बोलो, 260 इंटू 317 डिवाइड बाय 100, ये आ गया आपका लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन। अब ध्यान सुनना, आपकी अदर सोर्स इनकम कितनी दी है, जल्दी बोलो, 1,12,000, बहुत छोटी है, अब 2.5 लाख में से मैं जब ये करूंगा तो बहुत पैसे बच गए, 138, कम से कम 1,38,000 अभी भी बैलेंस लेफ्ट है,
अब इधर से गेन कितने, सिर्फ 65, सारी माफ हो गया। तो ये पॉइंट समझाना था इस क्वेश्चन में। इस क्वेश्चन में है कुछ नहीं, पर क्वेश्चन का पार्ट है, मैंने आपको करवा दिया, वरना पेपर वाला नहीं है, सिंपल। अब पढ़िए नोट एक बार। एक्सेस ऑफ लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन ओवर नॉर्मल एग्जाम्पल लिमिट 2.5 लाख इन केस ऑफ एन इंडिविजुअल एसएससी शैल बी टैक्सेबल किस रेट पे होता है 20। सो देयर विल बी नो टैक्स इफ टोटल इनकम ऑफ एन इंडिविजुअल इंक्लूडिंग लॉन्ग टर्म डज नॉट एक्सीड। लास्ट लाइन, अगर आपकी इनकम इंक्लूडिंग करके भी 2.5 लाख क्रॉस नहीं करती तो आपको कोई भी टैक्स नहीं देना। हाँ, अगर कुछ लिमिट जैसे अभी 22 कितना था वो 27,300 वाला कुछ यूज कर लेते हैं, जो बैलेंस इनकम बची तो उस पर आपको क्या देना पड़ेगा, टैक्स देना पड़ेगा। किस रेट पे 20। हाँ जी पूछे डाउट, अब कोई किसी का डाउट है? डन है, लो बोलो। अगर 2007 और 8 की वैल्यू होती 2 लाख 2000, इनहेरिट किया इसने 2007 हाँ जी, और 8 तब भी एवरेज एफएम भी लेते। कारण क्यों? आपको तो फ्री मिली है, आपको तो पैसे दिए ही नहीं। नहीं नहीं ऐसा कुछ नहीं है, मेरी बात नहीं समझ रहे, ये केस ही डिफरेंट हो गया। आपको कोई इनहेरिटेड प्रॉपर्टी मिली, आज मिली, चलो कल को आज आपको मिली, आज उसका रेट तो भी होगा ना, बट आप तो कुछ दिए नहीं। आप चेक करेंगे प्रीवियस ओनर, मुझसे पहले मेरे फादर या ग्रैंडफादर ने जब ली थी तब क्या रेट था, वो रेट आएगा, और पीरियड भी वहीं से, तभी ये लॉन्ग टर्म बना। तो याद रखिएगा कोई इसका मूल्य नहीं है। ये 138 आप मुझे पहले बोल देते या 2006 बोल देते, मैं तब भी ना लेता, क्योंकि इनहेरिटेड का मतलब क्या होता है, आपने 1 रुपया भी नहीं दिया, आपको वारिस में मिली, एज ए वसीयत में मिली, फिर तो 138 आता, फिर एफ ना होती वहां पे, फिर वहां पे एफ होगी भी क्यों बताइए? कोई 2006 का केस है, आज का नया केस है, 2001 से पहले का केस है ही नहीं। एफ तब तब होगी जब जब केस क्या होगा 2001 से पुराना, वरना फिर हम क्यों कंसीडर करेंगे। लो अगला क्वेश्चन बड़ा छोटा सा ही है, फटाफट करिएगा। मिस्टर जेम्स इज अ फिल्म प्रोड्यूसर, ड्यूरिंग प्रीवियस ईयर ही सोल्ड अ फिल्म प्रोजेक्टर, उसने बेचा। थोड़ा सा ये एसेट के ऊपर केस आ गया, डेप्रिशिएबल एसेट, तो प्रोजेक्टर है उस पर क्या लगती है, डेप्रिसिएशन। जल्दी प्लीज, 170 का बेचा, विच हैड कॉस्ट, उसने खुद कितने का लिया था 150, इन रिस्पेक्ट ऑफ विच 40,000 उसके ऊपर वो ऑलरेडी क्या चार्ज कर चुका, डेप्रिसिएशन। याद करिएगा एसेट बेचते वक्त मुझे एसेट की क्या चाहिए होती है, डब्ल्यूडीवी, और डब्ल्यूडीवी का फॉर्मूला क्या होता है, लिख लो। डब्ल्यूडीवी क्या होता है, इज इक्वल टू ओरिजिनल कॉस्ट माइनस डेप्रिसिएशन। ओरिजिनल कॉस्ट कितनी थी टाइप करके बताइएगा, 1,50,000 माइनस डेप्रिसिएशन अप टू डेट कितनी थी 40, उसकी डब्ल्यूडीवी क्या बची 110। दिस इज माय डब्ल्यूडीवी, इसको बोलते हैं बुक वैल्यू अपनी लैंग्वेज में, पर इनकम टैक्स डब्ल्यूडीवी वर्ड बोलते हैं, रिटर्न डाउन वैल्यू। डन हो गया, आगे चलो। ये अब तक की डेफिनेशन है, यहां जो डेफिनेशन माइनस करनी है करंट ईयर नहीं है, अप टू डेट ऑफ, लिखा ना 40,000। अगला पॉइंट, बिसाइड हिज टोटल इनकम फ्रॉम बिजनेस, उसके बिजनेस की भी कुछ इनकम होती होगी, कितनी 75,000, और एक्सपेंस कितने हुए बेचने पे, जल्दी बोलिएगा 5। ये कहां से माइनस हो जाएंगे, जल्दी बोलो, सेल कंसिडरेशन। सेल कंसिडरेशन कितना था टाइप कीजिए, 170 का तो बेचा, उसको बेचने के लिए 5,000 का लग गया खर्चा, तो नेट पैसे जेब में कितने आए 165, बट आपको वो प्रोजेक्टर पड़ा ही कितने का था 110, तो कितने का शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन आ गया 55 बचा था। आपको कैसे पता शॉर्ट टर्म, कल ही बताया था, डेप्रिशिएबल एसेट्स पे ऑलवेज कौन सा गेन आएगा, खत्म बात, कभी लॉन्ग टर्म हो ही नहीं सकता। आज तक की वैल्यू तो निकाल के बैठ गया, चाहे एसेट 2 इयर्स पुरानी थी, अपनी वैल्यू कौन सी कंसीडर करी आज की, तो फॉर्मूला देख लो, सेल प्राइस ऑफ प्रोजेक्टर 175, जल्दी एक्सपेंसेस 5, कितना आ गया नेट कंसीडरेशन 165 माइनस कुछ याद आया डब्ल्यूडीवी, मेरे अकॉर्डिंग कितना था 110, तो कंसीडरेशन कितना आ गया, मतलब गेन कितना आ गया 55। इट्स ऑलवेज शॉर्ट टर्म, ऑलवेज। अब बच्चे का डाउट है इस पे कौन सा रेट, स्लैब रेट, कौन सा रेट, स्लैब रेट। शॉर्ट टर्म पे तो रेट ही दो है, शॉर्ट टर्म पे रेट ही दो है, स्लैब रेट और शेयर पे 15, और रेट ही नहीं। शॉर्ट टर्म पे रेट ही दो है, शेयर्स पे 15 अगर एसटीडी पेड है, अदरवाइज स्लैब रेट, खत्म बात। अगला चलिए, अंडर डब्ल्यूडीवी मेथड ऑफ डेप्रिसिएशन, हिंट पढ़ लीजिए, एनी अमाउंट रियलाइज्ड ओवर एंड अबव क्या, डब्ल्यूडीवी कितनी थी 110, बट आपको कितने रियलाइज हुए 165, द कॉस्ट शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन ऐसा क्या आएगा, ब्लॉक ऑफ एसेट। नेक्स्ट पॉइंट, टोटल इनकम भी पूछी थी भाई साहब ने मजाक है, बिजनेस की कितनी इनकम थी जल्दी बोलो 75, कैपिटल गेन से कितनी इनकम थी 55, टोटल इनकम कितनी होगी 130, खत्म। कई क्वेश्चन तो ऐसे हैं छोटे छोटे से, क्लियर हो जाएंगे। नेक्स्ट आइए, लो थोड़ा सा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लेके चलते हैं 23। अब 3-4 क्वेश्चन आएंगे, तीनों 4 इंपॉर्टेंट, ध्यान देना, 23, 24, 25, 26, प्लीज थोड़ा एक्टिवली इंपॉर्टेंट है, स्टार मार्क कर लीजिए, पेपर के लिए ऐसा ही क्वेश्चन आ रखा है, और फ्री के मार्क्स आएंगे, आप खुद कहेंगे सर बिल्कुल जेन्युइन क्वेश्चन होंगे। अब ध्यान से सुनना, लेंदी एक बार देखने में लग रहा है पर बहुत आसान। शुरू करूं और एक एक एसेट पे ध्यान देना जिससे लिंक करूंगा। देन पहला, ड्यूरिंग एंडेड 31 मार्च 22 मिस्टर डेविड सोल्ड द क्या फॉलोइंग एसेट्स, या ध्यान दे लीजिए क्या वर्ड लिखा हुआ है,
सेल प्रोसीड्स, मतलब ये जो एसेट्स बेच के पैसा आया, एकदम देखते रहने क्या अमाउंट दी हुई है, ये परचेज नहीं है, ये सेल प्रोसीड्स है। नेक्स्ट वन, शॉप परचेज करी होगी आपने, बड़ा सिंपल है, कैलकुलेटर का कमाल है। 5-6 में कितने की, जल्दी बोलेगा, 48। आज कितने की बेच दी, 180। तो क्या खास बात करी यार, औरली याद है, एफ बी ओ सी 1,80,000, माइनस एक्सपेंसिस कुछ है नहीं, तो वही क्या आ जाएगा, नेट कंसिडरेशन माइनस सी हुए 48,000 को इंडेक्स करिएगा, इनटू ऊपर कौन सा आएगा, जल्दी बोलो, 317, डिवाइड बाय नीचे कौन सा आएगा, 117। अब सोना बोल देना। अब एसडी कब लिया आपने, 5-6, और 5-6 का इंडेक्स 7 के साथ दिया हुआ है, कैलकुलेटर पे करके देख लीजिए, मैं टिक करवाऊंगा, मिक्सअप मत देखिए, फिर मजा नहीं आएगा। हो गया, चेक कर लिए। अब चेक करा दूं, ये थोड़ा देख लीजिए, इसमें ना अलग करा हुआ है, शॉर्ट टर्म एक तरफ किया हुआ है, लॉन्ग टर्म एक तरफ। तो मैं पहले बात किसकी कर रहा हूँ, शॉप की ना, ये बैठी आपकी शॉप, चेक कर लो, क्या यही कहा था ना मुझे, फटाफट देख लो, बड़ा सिंपल है, लास्ट में एग्रीगेट करेंगे तो बड़ा कंसाइज हो जाएगा। तो शॉप कितने की बिकी, जल्दी बोलो, 180 माइनस इंडेक्स कॉस्ट, आपने कितने की ली थी शॉप, 48,000, इनटू आज का इंडेक्स 317, डिवाइड बाय जब आपने परचेज किया था 117, तो ये कॉस्ट बन गई, ये आपका क्या आ गया, जल्दी बोलेगा, गेन। डाउट, सही है, बात चलते हैं। आइए नंबर 2, मशीनरी परचेज, इतना ही सुन के याद आ गया, मशीनरी पे हमेशा कौन सा गेन होता है, शॉर्ट टर्म, बिकॉज इट्स अ डेप्रिशिएबल एसेट। ये कभी डाउट नहीं होना चाहिए सर, हमें कैसे पता चलेगा, इस पर डेप्शन लगती है, प्लस वन क्लास नहीं चल रही, ये मैं बताऊंगा डेप्शन लगेगी। मशीनरी इज अ डेप्रिशिएबल एसेट, मशीनरी, फर्नीचर, बिल्डिंग, प्लांट इज ऑलवेज डेप्रिशिएबल। कंप्यूटर ऐसे नाम आ जाए, लैंड नहीं, अकेला लैंड नहीं, लैंड एंड बिल्डिंग है तब भी, लैंड एंड बिल्डिंग आ गया तब भी डेप्शन लगेगी, अकेला लैंड आ गया इस पे कसम खा लीजिए, क्वेश्चन पीछे किया था हमने 17-16 नंबर, वहां पे डेप्शन नहीं आई, वहां नॉर्मली सेल प्रोसीड माइनस कॉस्ट, ठीक हो गया। अब सुनना, मशीनरी परचेज की थी कितने में, 3-4। पहली बात तो इस चीज का कोई मतलब, जब एसेट ही शॉर्ट टर्म मानते हैं तो उस पर तो इंडेक्सेशन होता ही नहीं, तो बड़ा क्लियर कट माइंड चाहिए पेपर में पढ़ने में, तो बैठते वक्त कि वो क्या बोल रहा है, मशीनरी ना, तो इस पर तो इंडेक्स होता ही नहीं, और जो भी गेन आएगा शॉर्ट टर्म, और फॉर्मूला क्या होता है, सेल प्रोसीड माइनस डब्ल्यूडीवी, खत्म। ये इतना इतना सा छोटा फॉर्मूला है, सेल प्रोसीड माइनस डब्ल्यूडीवी। तो मैंने देखा सेल प्रोसीड कितने की हुई, 60, आपने वो कितने की ली थी, 50, इसका भी कोई मतलब नहीं होता, हमें क्या लेना आपने कितने की ली होगी यार, 2 साल पहले, 3 साल पहले, आज की बात करो ना, आज उस मशीन का क्या रेट है, तो सीधा बात बोलो ना, 35 वाली चीज कितने की बेची, 60, कितना प्रॉफिट हुआ, 25 मेरे अकॉर्डिंग। बट ये क्या करता है, मिक्स नहीं करता, जितनी और कहीं मशीनरी बेची हो उसको भी क्लब करेगा, बार बार नहीं लिखेंगे मशीनरी सोल्ड, तो पहले इकट्ठे करेंगे। मैंने देखा 4th पॉइंट में दोबारा फिर क्या आया, मशीनरी परचेज, ये इसी साल परचेज करी होगी, कितने की परचेज करी होगी, 10 की, और कितने की बेची, 12, अब इसी साल ली तो इस पर डेप्शन नहीं लगती। 10 वाली चीज कितने की बेची, 12, कितना प्रॉफिट, 2। अब सारी मशीनरीज इकट्ठी कर लेना, कैसे, एक तो मैंने बॉक्स कर दिया, 60 की ये बिकी, 12 की ये, टोटल कितना हो गया, गुड, 35 की ये थी, 10 का ये, आ जाओ पहले पॉइंट पे, ये बैठा है आपकी मशीनरी, 60 प्लस 12 कितना, जल्दी बोलेगा, 72, और WDV 10 प्लस 30 कितना हो गया, 45, कितना आ गया, 27,000, और कौन सा हेड है पहले पढ़ लो आप खोल के, डाउट कोई, डन हो गया। अब इसके बाद इससे आसान पॉइंट करा दूं, हाँ जी बोलिए, सर इसमें जो मशीनरी जो फर्स्ट वाली है, हाँ, उसकी डब्ल्यूटीवी जो है ना 1/4 हमेशा ओपनिंग होती है राजी, हमेशा ओपनिंग होती है, जो WDV होती है मैं क्या हमेशा ओपनिंग होती है। अब ये सोच रहे होगे कि जो सेल करी है वो कब करी है, उसकी डेप्शन वहां तक की नहीं, वही बताता हूँ आपको, कारण जो मैं आपको नोट्स दिए हुए हैं कैपिटल गेन में पीजीपी के, वहां डेप्शन नहीं लगती, जिस साल सेल होती है उस साल डेप्रेशन कैपिटल गेन या पीजीपी में नहीं लगता, अकाउंट्स नहीं है, अकाउंट्स में तो आप 10 दिन बाद भी बेचेंगे, 10 दिन की भी क्या क्लेम करते हैं अपन, डेप्रिसिएशन, अकाउंट्स नहीं है। यहाँ पे थोड़ी सी बात हमने छेड़ ली तो थोड़ी बता देता हूँ क्या है, यहाँ कंसेप्ट चलता है 180 दिन का। पहली बात, अगर किसी एसेट को यूज करते हुए 180 डेज या उससे मोर हो जाए तो आप फुल रेट ऑफ डेप्शन क्या करेंगे, क्लेम करेंगे, अगर उससे कम हुई तो हाफ रेट मिलेगा। दूसरा पॉइंट, ये तो एक पॉइंट हो गया, जिस साल सेल करेंगे उस एसेट के ऊपर कोई डेप्रिसिएशन लगता ही नहीं, तो पहला पॉइंट डन हो गया। बाकी जिस दिन आपको पीजीपी कराऊंगा इसके बाद वही कंसर्न है हमारा, उसके 4 पेज हैं लॉ के, जस्ट 3-4 पेज हैं, उसके बाद उसका जो पार्ट ए आपकी बुक में है तो यूनिट 2 में जाके उसमें सारे डेप्रिसिएशन के क्वेश्चन ही है, वो छोटे में भी आ सकता है आपको, बड़े में भी, वहां करवाऊंगा। डन, तो याद रखिएगा जिस साल सेल होती है कौन सी, डेप्रिशिएबल एसेट, उसके ऊपर डेप्रिसिएशन नहीं लगती। नेक्स्ट आइए, फर्नीचर, जल्दी बोलिएगा, आपने ये भी कितने का लिया, जल्दी बोलो, 1000 का, कितने का बेचा, 1300 का, कितना प्रॉफिट, 300, ज्यादा दूर ना जाओ, पहला ही पॉइंट है ये बैठा,
बड़ा छोटा सा दिखाया था, आप पूरा अच्छा दिखा सकते हैं। वही एफएमवी मतलब सेल प्रोसीड्स माइनस डब्ल्यूडीवी, पर वही है 1300 माइनस 1000 कितना आ गया जल्दी बोलो, 300। डाउट? सही है, अगला चलते हैं, मैं टिक करता जा रहा हूँ जो पॉइंट्स हो गए देख लीजिए आप। शॉप वाला आप नीचे ले गए, लॉन्ग टर्म है। मशीनरी फर्नीचर मशीनरी मैं अलग अलग नहीं कर सकता, मशीनरी मुझे एक्चुअली इसको बोलते हैं ब्लॉक ऑफ एसेट। जब आप कंसेप्ट सीख जाएंगे तो ज्यादा अच्छा आ जाएगा कि व्हाट डू यू मीन बाय ब्लॉक। ब्लॉक मींस ग्रुप ऑफ एसेट्स, सेम क्लास सेम रेट। सेम क्लास मतलब मशीनरी, मशीनरी में भी सेम रेट, इन पे 15%, तो मशीनरी पे भी 4-5 रेट है, 15%, 20%, 40%, 60%, अलग अलग रेट्स की मशीनरीज हैं। और यहाँ इनकम टैक्स में डेप्रेशन के रेट फिक्स्ड हैं बाय सीबीडीटी, सेंट्रल बोर्ड ऑफ डायरेक्ट टैक्स। ये नहीं कि अपनी तरफ से अकाउंट्स में करते थे चार्ज डेप्रेशन 20% या 10%, नहीं ऐसा नहीं है, यहाँ रेट फिक्स्ड है। सरकार ने अपने रेट दे रखे हैं, अगर मशीनरी है तो इतने परसेंट, फर्नीचर है तो 10%, बिल्डिंग किस प्रकार की है, रेजिडेंशियल कमर्शियल उसने पूछ रहे थे, तो उस पर 5%, 10%, तो रेट फिक्स्ड है, हमें वही रेट चार्ज करने पड़ेंगे। अगला पॉइंट आइए, एग्रीकल्चर लैंड इन आगरा परचेज कब की, जल्दी बोलो, पुरानी है, कितने की परचेज करी, 40, उसकी एफएमवी जबकि कितनी है, कौन सी वैल्यू लेंगे जल्दी बोलो, अब इतना तो समझा रहा है, कौन सी लेंगे, 72, और आपने वो प्लॉट कितने का बेचा आज, 340। क्वेश्चन पे नोट करो, यहां हेडिंग दो, अज्यूम द लैंड इज अर्बन, अज्यूम द लैंड इज अर्बन। सर अगर आप टैक्स लगा रहे हैं तो लैंड अर्बन हुई, अगर रूरल होती तो यहाँ पे फिर कैपिटल निकालना ही नहीं था, समझो बात को, रूलर पे तो कैपिटल एसेट गेन लगते ही नहीं, फिर रूलर को तो हम कैपिटल एसेट ही नहीं मानते, तो उस पर कैपिटल गेन भी कैसे लग जाएगा, तो ये पहला पॉइंट सुनो, पेपर में डाउट आ जाता है, वो करके आ गए, कोई ऐसी बोल देता है, टीचर ने इसी क्वेश्चन को पेपर में डाल दिया, ब्रैकेट में क्या डाल दिया बस, रूलर, तो इस पॉइंट को स्किप कर देना सर, देयर इज अ नो कैपिटल गेन, बिकॉज गांव की जमीन पे बेचने करने पे कोई कैपिटल गेन है ही नहीं। कारण क्यों, हमने उसको कैपिटल एसेट ही नहीं माना, बेचना तो दूर रह गया, हम उसको एसेट ही नहीं मानते, तो फिर तो बात ही खत्म हुई सर। तो नेक्स्ट आइएगा, ये रहा नीचे, ये रहा, आइएगा, ये रहा एग्रीकल्चर लैंड, देख लो कितने की सेल प्रोसीड है, जल्दी बोलिएगा, 340। इंडेक्स किसको करेंगे, गलती ना करना, 72 इंटू आज का इंडेक्स 317 डिवाइड बाय बेसिक 100, तो कितना गेन आ गया, जल्दी बोलिएगा, 1,1,1,1,760, तो इसको मैं बॉक्स कर देता हूँ, ये गेन डन हो गया। अगला पॉइंट एक पेंडिंग रहेगा मेरा, कौन सा, लास्ट आइएगा, ये रहा, वन रेजिडेंशियल हाउस जो हमने कब परचेज किया, जल्दी बोलो, ये तो आज ही कर, देखो इसमें आप एफएमबी का चक्कर ही नहीं होगा, देखो है कहीं पे, कितने का परचेज किया, 80, आप इसी को क्या करेंगे, जल्दी बोलो, इंडेक्स, और कितने का बेचा, जल्दी बोलिए, 290, और लॉन्ग टर्म है यार, 7-8 की चीज 21-22 में बेच रहे हैं तो लॉन्ग टर्म है, ये बेटा है। पहला पॉइंट, बच्चे का डाउट है क्या सिमेट्री करनी है, ऐसे जरूरी है, कोई जरूरी नहीं, आप पहले पे शॉप लिख लो, नंबर 2 पे एग्रीकल्चर लैंड, तीसरे पे रेजिडेंशियल, हमें कोई फर्क नहीं पड़ता। तो पहले तो सेल प्रोसीड कितने हैं, घर बेच के, जल्दी बोलो, 290, इंडेक्स कितने को किया फास्ट बोलेगा, 80, देखा जाए क्वेश्चन कुछ भी नहीं है, मल्टीप्लाई का काम ज्यादा है, तो कितना गेन आ गया, जल्दी बोलेगा, 93,410। अभी इसमें से एग्जाम्पल कैसे करेंगे, रुक जाइए, थोड़ा मिक्स नहीं कराऊंगा, पहले इतना सोच लो, यहां तक हुआ, पहले देख लो, 2 मिनट लेके फटाफट देख लीजिए, कोई डाउट दोबारा यहाँ तक है तो पूछ लो, वरना लास्ट स्टेप रह गया एग्जाम्पशन, एग्जाम्पशन देखिए क्वेश्चन खत्म हो जाएगा, पहले देख लीजिए एक बार, डन है, शॉर्ट टर्म लॉन्ग टर्म सब क्लियर है। आप आ जा नीचे, पहले भी लास्ट पैरा बचा, ड्यूरिंग द ईयर ही ब्रॉट अ न्यू हाउस फॉर हिज रेजिडेंस, ठीक है, 8 लाख का, तो यहाँ पे आकर आप देख रहे होगे 2 सेक्शंस लगवाएगा एग्जाम्पशन के, एक तो 54 लग गया और एक यहाँ पे लग गया 54F लग गया। अब ध्यान से सुनना कैसे, सर 2 कैसे लग गए, एक तो आप कुछ भी बेच रहे हैं, शॉप नहीं बेची, प्लॉट नहीं बेचा आपने, और परचेज क्या किया, घर, और एक आपने घर बेच के भी क्या लिया, घर। अब मैं एक सेक्शन में जाता हूं तो मेरा नुकसान है, जबकि मेरे दोनों सेक्शन यहाँ पे क्या हो रहे हैं, कंप्लाई। और दूसरी बात, 2 एसेट्स भी कौन सी बेची, लॉन्ग टर्म, कोई मैंने शॉर्ट टर्म नहीं बेची, शॉर्ट टर्म में तो वैसे भी एग्जाम्पशन नहीं है मशीनरी वगैरह, डन। तो एग्जाम्पशन लेनी कैसे है, बड़े प्यार से सुनना, अगर थोड़ा सा याद हो 54 की एग्जाम्पशन क्या थी, किसी को याद, 54 की एग्जाम्पशन क्या थी और 54F की क्या थी, फिर अब अलग अलग कर लेंगे। पहले 54 की बात करो, ये कहता था घर बेच के घर लो, तो लिया तो है, अभी तो घर बेचा और घर ले भी लिया, तो बाकी कहते बाद में रहेंगी कितने में लेना है, कितने टाइम में लेना है, और ले लिया, इसने बताया भी नहीं कब लिया, तो विद इन टाइम ले लिया होगा, ये भी लड़ाई भी नहीं, पढ़ लो कहीं नहीं, ड्यूरिंग द ईयर में तो यही था कि, फिर डाउट क्लियर हो गया फिर तो, ठीक है। अब सोचो कितने की एग्जाम्पशन मिलेगी, क्या लॉ था अगर आपको याद हो, जितना आपका कैपिटल गेन और जितनी आपकी
कुछ याद है? whichever is कॉस्ट ऑफ क्या? न्यू एसेट, विच एवर इज क्या? लोअर। अब आपका घर बेचने पे कितना गेन हुआ था मुझे बताना। 93410, यहाँ टाइप कर दूं 93410, ये कैपिटल गेन था। और आपने नया घर कितने का लिया? 8 लाख। विच एवर इज लोअर कितना हुआ? 93410। तो पहली बात तो मैंने ये गेन तो यहीं से क्या कर दिया, समझ लो। थोड़ा हजम करना मुश्किल हो जाएगा पर देखना पड़ेगा, कारण कि एग्जाम्पशंस का क्वेश्चन है तो लास्ट के 2-3 ऐसे ही बने आने, ठीक है। और 2 ही मेन लगवाता है आपसे, 54 बी या एफ। पेपर में और आया नहीं हुआ अब तक, कोई डी नहीं आया, कोई इसी आ जाता है, चलो वो अच्छा है, नॉर्मल है वो तो फिर। तो पहले यहाँ तक बताइए, मुझे भी डाउट हो। बच्चा कहता है ना इसलिए मैंने इतना डीप लिया कि बच्चे कहते हैं सर 2-2 सेक्शन कैसे लगते? सर ये है कि आपने अदर एसेट्स भी बेच के घर लिया तो 54F लगता है, और घर बेच के घर लिया तो 54 भी लगता है। तो फर्स्ट प्रायोरिटी इज माई फॉर 54। वाई फॉर 54F? वहां जाना पड़ेगा प्रोपोर्शनेट, यहाँ मिल रहा है सीधा। जितना गेन, और घर गेन छोटा सा 93,000 समथिंग, और घर कितने का? 8 लाख। बल्कि अभी तो अभी और गेन बच गया, और एग्जम्पशन क्लेम करने के लिए पैसा बहुत बड़ा है। आपने घर कितने का लिया? 8 लाख का, 8 लाख का। एग्जम्पशन कितनी मिली? सिर्फ 93,410। माइनस करके चेक करो, बैलेंस 7 लाख समथिंग बचेगा, 7,06,590 जो भी बचेगा, मान लो जो भी बचेगा, ठीक है। अब आ जाओ नीचे, उसकी एग्जम्पशन कैसे मिलेगी सुनना, पहले सुनो। जो ये दोनों है, ये तो कितने हो गए जल्दी बोलो? 27,300। शॉर्ट टर्म के अगेंस्ट कभी कोई एग्जम्पशन नहीं, एफ की भी नहीं मिलती और बी की भी नहीं मिलती, तो ये तो बेचारे साइड पे हो गए। हाँ वो डी फिर डिफरेंट है, वो इंडस्ट्रियल अंडरटेकिंग, पर यहाँ पे ऐसा नहीं है, उसको मिक्स मत करिए। तो इसको साइड पे कर दें। अब बचे कौन मुझे बताओ? आपका बचा एग्रीकल्चर लैंड का ये वाला और ये। इन दोनों पे मैं कौन सी एग्जम्पशन क्लेम करूंगा जल्दी बोलो? 54। गलती ना करना, आपसे पूछना चाहता हूँ। 54 अगर याद हो, 54F का रूल क्या था? इसका था प्रोपोर्शनेट। प्रोपोर्शनेट क्या रूल था मुझे बताएंगे? जल्दी बोलिएगा। नहीं नहीं, हाँ CNA बोल लीजिए, इनटू इधर कैपिटल गेन, इनटू नीचे क्या था? नेट कंसिडरेशन। यही था ना? ठीक। आपके पास नेट कंसिडरेशन क्या यही बचा? पहले सारे एग्री करिए, यही बचा। हाँ जी सर, 8 लाख था, आप 93,410 तो यूज कर गए 54 में जाके। अभी भी हमारी जेब में कितने पैसे पड़े हैं जल्दी बोलो? कितने पैसे पड़े हैं? मैं कहा हाँ जी। अब ध्यान से सुनना, अगर मैंने ये सारे गेन माफ कराने हैं तो क्यों ना एक काम करूं कि जितना कमाया वो सारा ही सारा क्या कर इन्वेस्ट। बल्कि मैंने तो आपसे कमाया कितना है बताओ? 340 यहाँ पे आए प्रोसीड्स, जल्दी बोलना, और 180 यहाँ पे आए। 340 और 180 कितने आए जल्दी बोलना? 5। कितने आए? 520। बल्कि हमारी जेब में तो कितने पड़े जल्दी बोलो? 7 लाख। जबकि ये भी सारा कैपिटल गेन क्या हो जाएगा? माफ। बिकॉज जितने पैसे मेरे पास हैं, अगर मैं सारे भी इन्वेस्ट कर दूं तब भी मेरा सारा गेन क्या हो जाएगा? अभी भी उल्टा पैसे बचेंगे। तो ये रहा, पढ़िए सुनिए। 54F fully as he has invested 8 lakh फलाना in purchase of another house within time which is more than net consideration agriculture land and क्या शॉप। अगर मैं लैंड के पैसे और शॉप के पैसे दोनों इन्वेस्ट भी कर दूं तब भी अमाउंट कितनी बनती है बोलो? 520। उसको इन्वेस्ट करने से जितना इन दोनों का गेन था, नोट करो कितना दिया हुआ यहाँ पे, इसको थोड़ी करिएगा, 161 कितना? 709। सारे का सारा निकल यहाँ पे क्या हो जाएगा? माफ हो जाएगा। तो आपका सारा लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन क्या हो गया? नील। दोबारा समझो, पहला लॉन्ग टर्म नील क्यों हुआ? घर बेच के घर लिया, लॉ क्या कहता था? गेन और हाउस विच एवरेज लोअर। दूसरे गेन क्यों माफ हो गए? कुदरती बात है सर, पैसे ही जेब में इतने पड़े, आपको जस्ट कितने पैसे इन्वेस्ट करने थे? 520, जिससे आपके सारा गेन क्या हो जाता? माफ हो जाता। और मैंने 520 छोड़ो, मेरे पास तो 7 लाख समथिंग पड़ा, तो अब 520 यहाँ मान लो यूज कर लिया, इसमें से यूज कर लिया मैंने, तो ये भी माफ हो गया। तो सिर्फ लॉन्ग टर्म या शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन आपके पास बचा कितने रुपए जल्दी बोलिएगा? शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन कितने रुपए? 27,000। और आपको जानते हैं ये 300 फर्नीचर का। 5% भी सारा माफ कराना है तो 5% ये देखो जी, आपने कितने पैसे इन्वेस्ट करे जल्दी बोलो? वैसे मैं आता 8 लाख रुपए। ये आए कहां से मुझे एक्सप्लेन करो? कहीं से तो आए होंगे, आपने ऐसे थोड़ा इन्वेस्ट कर दिए। कहां से आए सर? सेल प्रोसीड्स। कहां से आए? सेल प्रोसीड्स। सेल प्रोसीड्स में हमने क्या क्या बेचा था जल्दी बोलना? एक बेचा प्लॉट, और एक थी शॉप, और एक बेचा था अपने हाउस। यही था ना? यही था ना? तो मैंने यही तो प्रूफ किया कि जो मैंने 520 लगाए, जो प्लॉट और शॉप का पैसा आया वो सारा मैंने कहा यूज कर दिया? घर लेने। तो गेन का फॉर्मूला पता ही है, जितना पैसा लगाऊंगा, इसको फॉर्मूला वेट कर लो,
फॉर्मूला वाइज फिट कर लो, मैं इसको मिक्स नहीं करना चाहता। यहाँ कर लेते हैं। ये फॉर्मूला लिखा था आपने, कॉस्ट ऑफ न्यू एसेट बताओ, अगर मैं कितना इन्वेस्ट कर दूं जल्दी बोलो, 5 लाख। इनटू डिवाइड बाय नेट कंसीडरेशन, तो वैसे बहुत थी, तो मैंने इन्वेस्ट ही कितने करे 520, जितना इन्वेस्ट करे वो तो छोड़ दो, आप इन्वेस्ट ही 520 करो। बल्कि मैं तो कह रहा हूँ 7 लाख में से आप यूज ही कितना करिए, सिर्फ 520, अभी भी 180 पड़ा है। ऊपर गेन कितना था इन सबका मिला के, कितना है बताना मुझे, 161,700। जब फॉर्मूला फिट करोगे समझो, तो एक कटिंग करके नेट अमाउंट क्या आ जाएगी, 161,709, और यही आपका गेन था, और यही आपका श्रेय गेन क्या हो गया, ये सर अगर कम पड़ा होता है कंसीडरेशन फिर प्रोपोर्शनेट जी आपके सामने बैठे हैं, तो उतना ही कम होगा। दैट्स तो पैसे ही बहुत बड़े थे आपके सामने पड़े हैं। 8 लाख रुपीज उसने नया घर लिया, बल्कि उसने घर ही 8 लाख का लिया, पैसे तो अपने पास कितने बड़े थे, 520 यहाँ से बड़े थे, और 290 ये ऐड करना, 520 और 290 कितने हो जाएंगे, 8 एंड 8 10, उसने तो फिर भी बल्कि 8 लाख यूज करे, बल्कि अभी भी 10,000 पड़े थे वहां पे, पर फिर भी ज्यादा ही है। फिर भी हमारे पास पैसा तो एक्चुअली चक्कर कब पड़ गया, चक्कर इसलिए पड़ गया कि आपने पहली एग्जाम्पशन ले ली 54 में, और दूसरी ले ली 54F में। 54 जो पहले वाला है वो तो बड़ा छोटा है, वो तो कहता है गेन और एसेट। अब गेन कहीं लाख 1 लाख के करीब ही नहीं है, 93,000, और एसेट 8 लाख, तो आप कॉमन सेंस लगाइए, तो 93 तो वही माफ हो गया, अभी भी 7 लाख समथिंग पड़ा है। तो 54F क्या कहता है, बट इसका लॉ अलग है, ये कहता है मैं तब आपको गेन माफ करूंगा जितने प्रोसीड्स आपको आए हैं, सिंपल क्रक्स बता रहा हूं मैं, अगर वही सारे प्रोसीड्स आप क्या कर दें, इन्वेस्ट। मैं क्या अपना क्या चाहता कहने में, पापा कह देते हैं कि जो घर लिया 8 लाख का, वो मैंने कहां से लिया, एक शॉप बेच के और प्लॉट बेच के। किसी को कोई मतलब है बताइए, मैं किसी को कल कहूँ जी मैंने कार लिया, कहां से लिया, मेरे पास सेविंग थी, खत्म बात, अब आंसर खत्म। अब सेविंग है, लोन है, क्या है वो आपको पता है ना, तो सरकार कहती है हम तो सेविंग वाले को एग्जम्पशन देंगे, मैं कहा सेविंग है, और सेविंग अकाउंट में पड़े चेक कर लो। हमने क्या दिक्कत है कि मैंने किसी से लेके उधार, आपसे 5 लाख लेके हमने सेविंग में डाल दिए, सरकार ने क्या देखना है, पैसे कहाँ होने चाहिए, तो सेविंग में है, और उसका बैकग्राउंड क्या है हमें क्या लेना। आप मुझे कहते हैं अगर 54F की एग्जम्पशन लेनी है, तो आपको पैसा क्या करना पड़ेगा, जितना प्रोसीड्स है उसी में इन्वेस्ट करना है, मगर मैंने उसी से तो किया, तो इससे आपका सारा गेन क्या हो गया, माफ। तो देख लीजिए, वो डाउट है बताइएगा, अच्छा क्वेश्चन है। इसके बाद पीजीबीपी आपका बिजनेस इनकम भी थी कोई, चेक करना, सॉरी नीचे दिया हुआ है, वर्कआउट कैपिटल गेन निकालिए इंक्लूडिंग जीटीआई एंड टोटल इनकम बताइए। मान लो उसकी बिजनेस इनकम कितनी, जल्दी बोलो, 1 लाख, बस छोड़ो फिर तो हो गया, आ जाओ। बिजनेस इनकम कितनी, जल्दी बोलो, 1 लाख। शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन कितना है, 27,300। लॉन्ग टर्म क्या होगा, जल्दी बोलो, निल। तो टोटल कितना आ गया, 1,27,300। अब आज का क्वेश्चन सबसे इंपॉर्टेंट मार्क कर लीजिए, सबसे इंपॉर्टेंट मार्क कर लीजिए, पेपर में कई बार रिपीट हो चुका हूं, पेपर वाले तो मैं कराऊंगा, पहले ये कर, ये है क्या क्वेश्चन, ये भी सुन लो। ये है जब आप कैपिटल एसेट को कन्वर्ट करते हैं किसमें, एसआईटी, थोड़ा सा मीनिंग दिमाग में रहेगा, कैपिटल एसेट को कन्वर्ट करना किसमें, एसआईटी, स्टॉक एंड ट्रेड। यहां 2 बार कैलकुलेशन निकलती है, कैसे, जिस दिन आपने इसको कन्वर्ट करा उस दिन तो इस पे क्या लगता है, पहली बात तो सुनो, कैपिटल गेन। उस दिन तो कन्वर्ट भी, जिस दिन कन्वर्ट करेंगे उस दिन क्या लगेगा, कैपिटल गेन। जिस दिन इस स्टॉक को बेचेंगे, सेम तो नहीं होंगे यार, कन्वर्ट डेट आज है, बी का 2 साल बाद क्या पता चलता है, तो उस पे क्या लगेगा, पीजीबीपी, क्योंकि अब स्टॉक किसके आइटम है, बिजनेस की, और बिजनेस में क्या होता है, पीजीबीपी। तो यार केस में 2 क्वेश्चन, पहला क्वेश्चन जिस दिन कन्वर्ट किया उस दिन आएगा कैपिटल गेन, जिस दिन उस कन्वर्ट करे हुए स्टॉक को बेचेंगे उस दिन क्या आएगा, पीजीबीपी। और पीजीबीपी में आप जानते हैं कोई इंडेक्स तो बिजनेस है सर, और कैपिटल गेन में क्या होता है, इंडेक्स इफ एसेट इज, और इसका एक लास्ट एक्सेप्शन एक और बोलूंगा जाते जाते, क्या ये तो हो जाएगा। अच्छी चीज सरकार ने क्या कही, कन्वर्ट करने पे कैपिटल गेन लगा दिया, कैपिटल गेन पे टैक्स देना पड़ता है, पर क्या एक्चुअली कन्वर्ट करने से जेब में पैसा आया, कुछ भी नहीं आया। जेब में पैसा कब आएगा, जिस दिन स्टॉक, तो सरकार कहती घबराइए नहीं, कैपिटल गेन की कैलकुलेशन उस साल तक कर लीजिए जिस साल आपने कन्वर्ट किया, बट उस कन्वर्ट करने पे जो भी गेन आया उस गेन पे टैक्स उस साल दे दीजिएगा जिस साल स्टॉक बिकेगा। तो दिस इज कॉल्ड एज, मैं आपको बता देता हूं, मैंने कुछ सेक्शन स्किप किए थे 2-3, उसी में से है एक्सेप्शन। आपने कैपिटल गेन की फर्स्ट लाइन मुझसे क्या पढ़ी थी, कैपिटल गेन उस साल लगता है जिस साल एसेट क्या होती है, ट्रांसफर। ये उसकी एक्सेप्शन है कि कैपिटल गेन बिल्कुल सही कहा आपने, लगता उस साल है जिस साल क्या हुई, ट्रांसफर, या ट्रांसफर इंक्लूड्स द कन्वर्ट,
उसमें पॉइंट नंबर 4 पे है कन्वर्जन ऑफ सीए इनटू एसआईटी, वहीं पे आपने पढ़ा था कंपल्सरी एक्विजिशन भी, तो ये सारा पढ़ लिया आपने। बट सरकार कहती थोड़ा रिलैक्स कर देते हैं, कन्वर्ट करने पे कभी कोई पैसा नहीं आता, पर जिस दिन उस चीज को बेचेंगे उस दिन तो पैसा आया, देन यू हैव टू पे द टैक्स। अब बच्चे की एग्जांपल सुनना, मेरी एग्जांपल सुनना, अगर आप कैच हो, 2005 में मैंने कोई प्लॉट लिया, बड़ा ऑरल एग्जांपल है, 2005 में मैंने कोई प्लॉट लिया, 2012 में मैंने इसको क्या कर दिया, कन्वर्ट कर दिया। इतना सबको दिख रहा है, 5 से 12 तक का सफर 7 इयर्स है, लॉन्ग टर्म है, हो गया। वो 12 वाला प्लॉट कब बिका, 2018 में बिका ही नहीं तक, बैठे थे बिल्डर बना रहे हैं उस पे, फ्लैट बना रहे हैं, कहीं काम बंद हो गया, रुक गया, चल रहा है, 2018 में बिका। 5 में मैंने लिया था, 12 में कन्वर्ट करके रख लिया, कन्वर्ट करने के बाद उस पर घर बना दिए, फ्लैट बना दिए, और वो बिके कब, 2018 में, डन हो गया। सरकार कहती है आपको टैक्स देना पड़ेगा, मैं किस बात का, कहते हैं हमने कैपिटल एसेट को कन्वर्ट करा है किसमें, सीआईटी में, मैं कह ले लो फिर, कौन मना कर रहा है। कहते प्रॉपर्टी कितने की आपने ली थी 2005 में, मैं कह 10 लाख, कहते इसको इंडेक्स कर लो, आप कहते हैं इंडेक्स करेंगे, पर इंडेक्स कहां तक होगा, ये रखना, इंडेक्स 18 तक नहीं होगा, जिस साल आपने कन्वर्ट कर लिया, सारी फॉर्मेलिटियां 2012 तक मान लो, ये मान लो यार एसेट 2012 बिक गई, मन में ये समझा दो कि एसेट एक तरह की बिक गई, पर बिकी स्टॉक के रूप में, पर ये समझ लो कन्वर्ट मतलब गई, 2012 तक इंडेक्स कर लो, सारी फॉर्मेलिटियां शगन वगैरह 2012 तक कर लो, ठीक है। फिर बच्चा कहता है एक्चुअली तो मैंने कन्वर्ट ही करा ना, तो FVOC कहां से लाएंगे, मैं क्या, FMV ऑन द डेट ऑफ कन्वर्जन, जिस दिन आपने प्लॉट कन्वर्ट किया उस दिन भी प्लॉट का रेट होगा, मैं तो कॉमन सेंस है, 10 लाख का तो मैंने लिया था 2005 में, क्या 2012 में भी 10 लाख का है, सर मान लो 50 लाख है, तो वो 50 लाख आपकी क्या मान ली जाएगी, सेल कंसिडरेशन माइनस कॉस्ट जो आपने ली थी विद इंडेक्स, जो गेन आ गया, बैठिए उस गेन पे टैक्स नहीं ले रहा, वेट करिए, टैक्स कब देना है, जिस साल वो प्लॉट बिका, बिका कब, 18, तो ये मान लीजिए 18 में आपको दो टैक्स देनी है, एक तो उस कमाए हुए कैपिटल गेन पे, और एक ये पीजीबीपी पे। तो क्वेश्चन बड़े ध्यान से सुनना, इस पे मोस्टली क्वेश्चन शेयर्स का आता है, जैसे हमने लोग करते हैं, आज मेरे पास शेयर्स पड़े हैं 20-50 लाख रुपए, ठीक है, तो मैंने कल को अपना ट्रेडिंग का बिजनेस खोल दिया, मैं क्या आप अपने शेयर बेचने शुरू कर देते हैं, लो बिजनेस खोला, दुकान खोल दी, बाहर बोर्ड लगा दिया, शेयर ट्रेडिंग कंपनी फलाना रख के, तो अपना शेयर बेचने शुरू कर दिए, जबकि मेरे पास वो क्या पड़े थे, एज अ कैपिटल एसेट, मैंने तो लिए थे एज अ इन्वेस्टर, अब आज उसका बिजनेस खोल दिया, तो उसका पॉइंट सुनना, मिस्टर एक्स परचेज शेयर ऑफ वेरियस कंपनीज, कितने के, जल्दी बोलो, थोड़ा एक्टिव रहना, 140 ड्यूरिंग 11-12, बचने एग्जांपल 11-12 में शेयर परचेज करे, कितने, जल्दी बोलो, 140 के, तब इंडेक्स क्या था, 184, 1/11/15 को, अभी 1/11/12 में तो शेयर लिए, 15 लॉन्ग टर्म तो हो गया, आपने शेयर क्या कर लिए, कन्वर्ट, पढ़िएगा, तब इंडेक्स फलाना था, ही बिकेम क्या बन गया, डीलर इन शेयर, इतना तो आप समझते हैं लैंग्वेज, डीलर बन गया तो मतलब वो दुकानदार बन गया, उसका ब्रोकर बन गया, डीलर इन शेयर एंड सिक्योरिटीज, एंड कन्वर्टेड, हिंट भी दे रहा है, कन्वर्टेड ही शेयर्स इनटू, तो पहले तो मेरा लॉ याद आना चाहिए आपको, कि सर ने यहाँ आज ही पढ़ाया था कि जब कोई कैपिटल एसेट कन्वर्ट हो जाए एसआईटी में तो क्या क्या होता है, डन हो गया। अगला पॉइंट बिल्कुल सही, 2015 में कन्वर्ट करा तो कैपिटल गेन 2015 तक ही निकलेगा, वहां तक ही निकलेगा, आगे सुनो, द एफएमवी ऑन द डेट ऑफ कन्वर्जन कितनी थी निखिल, वो तो होनी थी यार, जिस दिन कन्वर्ट कर रहा है उस दिन तो कोई रेट होगा, इस 3 लाख से आपका निकलेगा कैपिटल गेन, FVOC 3 लाख माइनस कॉस्ट 140 को इंडेक्स करके जो आएगा, आगे दी शेयर्स आपने आज के टाइम पे 5 फरवरी 2022 को बेच दिए, कितने के, जल्दी बोलो, गलती ना करना, यहाँ कोई इंडेक्स, सर तो पीजीपी है, अब ओरली बोलना कि जिस दिन कन्वर्ट किया था उस दिन शेयर्स का क्या रेट था, 3 लाख, आज कितने का बेच दिया, 4 लाख, कितने का फायदा हुआ, 1 लाख, दिस योर बिजनेस प्रॉफिट, दिस इज योर बिजनेस। तो बड़ा आसान तरीका है, मैं दिखा दूं, ये चेक कर लो, बिजनेस प्रॉफिट तो ओरली है, बच्चा नाम से कर देता है, कन्वर्जन से कितने का बिका, इंडेक्स होता ही नहीं ना, पीजीबीपी में तो इंडेक्स होता ही नहीं। सुनो, सेल प्राइस ऑफ स्टॉक कितना था, बोलो 4 लाख, आपको कॉस्ट क्या पड़ेगी जो एफएमवी थी ऑन द डेट ऑफ क्या, कन्वर्जन 3 लाख, तो पीजीबीपी इनकम कितनी आ गई, जल्दी बोलो, 1 लाख। अगला पॉइंट, अब बैक चलते हैं, कौन सा साल बात, 15-16, जिस साल तूने क्या किया था, कन्वर्ट, लिख लो, ईयर ऑफ कन्वर्जन, तो यार रहेगा ईयर ऑफ क्या है ये, कन्वर्जन, जिस साल आपने प्रॉपर्टी क्या की थी, कन्वर्ट। अब सुनना, कन्वर्ट जब की थी उस टाइम उसकी एफएमवी क्या थी, जल्दी बोल, सबको पता है सर, दिया हुआ 3 लाख, आपने भी तो शेयर लिए होंगे, कितने के लिए होंगे, जल्दी बोलो, 140, जिस दिन कन्वर्ट करे उस दिन इंडेक्स क्या था, चेक करो,
दिया हुआ है, मैंने कुछ नहीं करना। ये रहा 254, आपने जिस दिन लिए थे उसका इंडेक्स क्या था 184, तो माइनस करके ये आ गया जी आपका लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन। सर अगर कुछ करना है तो इन्वेस्टमेंट लेते हैं शेयर। हाँ जी, ये आपने बस पॉइंट पूछ लिया, वरना ये मैंने बताना था कि आप कह रहे हैं कि सर कर रहे हैं आप इंडेक्स, तो आपने पढ़ाया था थर्ड प्रोवाइजो कि इक्विटी शेयर्स पे इंडेक्सेशन। हाँ, तो वो लिस्टेड थे, पर कौन से थे लिस्टेड, पर लॉन्ग टर्म तो ये भी हैं, तो यहाँ लिख लीजिए नथिंग मेंशन, लिख लीजिए assumed shares are अनलिस्टेड। 2-3 पॉइंट मैं आपको लिखवा रहा हूँ पूरे कैपिटल गेन। एक तो प्रॉपर्टी के प्लॉट के बारे में कुछ नहीं बोला तो अर्बन मानना है, रूरल पे तो बाहर ही हो जाएंगे, और शेयर्स के बारे में कुछ नहीं बोला तो क्या मानना है अनलिस्टेड। डन हो गया, क्वेश्चन समझ आया। और इसी के साथ के 2-3 क्वेश्चन आपके डीपीटी में आ रखे हैं, तो मैं अलग से भी करवाऊंगा पेपर के आगे जाके। 22-23 को शुरू कर लेंगे अपना तैयारी, कि प्लॉट कन्वर्ट करके बेचा। उसमें थोड़ी दिक्कत क्या आती है, वो प्लॉट में ना थोड़ा एसडीवी की वैल्यू घुमा देता है। आपने प्लॉट लिया, मैंने अभी कहा ना 5 लाख का, वो कहेगा जी अब मान लो उस दिन एसडीवी क्या थी 6 लाख, तो बच्चा वैसे ही कंफ्यूज ना हो जाए, बट कंसेप्ट मीन सेम। जब सीए को कन्वर्ट करते हैं किसमें एसेट, तो आपको पता होना चाहिए। डन है, नीचे आप थ्योरी पढ़ना है तो पढ़ लीजिए, आपकी मतलब का है। 1 मिनट दे रहा हूँ, जस्ट एक और सिंगल रीडिंग आप कर लीजिए। एक बार रेट्स बता दो जैसे अदर देन शेयर्स होता है तो उसमें 20 होता है, लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन पे 20 है अदर देन शेयर, और अगर शेयर्स है 112 वाले तो उस पे 1 लाख तक माफ है, उसके ऊपर 10%। और शॉर्ट टर्म पे शॉर्ट टर्म पे शेयर्स पे 15 अदर देन स्लैब रेट। 4 रेट है। नॉर्मल रेट कितना होता है? नॉर्मल रेट कॉमन मतलब वो तो नॉर्मल इनकम, पीजीबीपी, हाउस प्रॉपर्टी, सैलरी है नहीं। स्लैब रेट शॉर्ट टर्म पे 10 से 20% विदाउट और विद इंडेक्सेशन वो तो लिस्टेड शेयर्स पे, अनलिस्टेड शेयर पे, लिस्टेड शेयर पे वो तो आएगा ही नहीं पेपर में, वो नहीं आएगा। लास्ट टाइम जो आपको आ रहा है वो आ रहा है टैक्सेबिलिटी, और एक इस तरह का क्वेश्चन, ये बहुत रिपीट आया हुआ है 5 नंबर, ये कई बार आ गया। डन हुआ जी? हाँ जी, अगर ये लिस्टेड होते रजे सुन लीजिए, फिर यहाँ पे पहली बात तो अगर आपको कंसेप्ट याद हो 112 का, जिसमें आप कॉस्ट और एफएमवी और सेल प्राइस लेके चलती हैं, अगर याद हो हायर ऑफ, वहां इंडेक्स नहीं होता। पहली बात, वहां इंडेक्स ना होता, वहां पे वो क्या लेके चलता, आपको सीएओए दिया होता, आपने कितने शेयर एक्वायर करे, और ये एफएमवी किस दिन की लेते हैं वहां पे हम लोग 31 जनवरी 2018 की। और आप क्या करती हैं सुन लेना, इन दोनों में सिलेक्ट करती हैं कौन सा लोअर, कल परसों ही किए थे हमने ये 16 17 18 19 नंबर पे है। इन दोनों में एफएमवी और एसपी में कौन सा सिलेक्ट करती हैं लोअर, इसको कंपेयर करती हैं सीओए से, विच एवर इज हाई, तो कॉस्ट आ जाती, वो कॉस्ट आ जाती। 18 का ये लेना ही उस टाइम का, ये फॉर्मूला ही स्पेशल है 112 एक का। यहाँ पे जो एफएमवी होगी होगी ही किस तारीख की 31 जनवरी 2018 की, कन्वर्जन की। यहाँ पे कोई लिंक ही नहीं, बेचने वाली बात तो कर ही नहीं, मैं तो कन्वर्ट की बात कर रहा हूँ। अगर आप प्रॉपर्टी कन्वर्ट करती हैं, अगर आप उससे पहले कन्वर्ट करती हैं, फिर मैं 31 एक का बेनिफिट तो ले नहीं पाऊंगा, तो फिर कॉस्ट और सेल प्रोसीड विच एवर इज हायर, ये चीज है। और ये निकाला क्या था हमने इससे, मैंने आपको बताया था कॉस्ट निकाला ये। तो आपके पेपर में जो क्वेश्चन आएगा, पहले ये भी आपको बता दूं, मोस्टली टेक्निकलिटी पे आ जाऊं तो 112 बहुत कम चांस है, क्योंकि 112 अगर आ गया तो खुद ही अपने आप में बहुत बड़ा बन जाता है। उसकी कॉस्ट का फॉर्मूला निकालना, फिर उसकी टैक्सेबिलिटी निकालना, तो वो नहीं पंगा लेगा। वो ओपन क्वेश्चन खेलेगा आपसे कि शेयर परचेज करे। हाँ, लॉन्ग टर्म शॉर्ट टर्म आप रखना, और कभी देखो पूरा क्वेश्चन पढ़ लिया आपने, कहीं एसटीडी पेड पढ़ा, वो पंगा लेगा ही नहीं। अगर एसटीडी पेड ले गया, फिर मुझे असम्पशन अपने आप लेनी पड़ती है, आपके पॉइंट पे आ गया, इन्हें एसटीडी पेड बोला, जबकि हमने शेयर परचेज करे वेरियस कंपनी के, कितने के 140, साथ में वर्ड जोड़ दो एसटीडी पेड, ऊपर से लॉन्ग टर्म हो, तो मुझे अपने आप कौन सा सेक्शन लगाना पड़ेगा 112। अब मैं नहीं लगा सकता, तो ऐसी असम्पशंस वो बोलेगा ही नहीं। जब अभी एग्रीकल्चर लैंड बोली और रूलर लेके पंगा लेगा ही नहीं, जहां हुआ तो डिफरेंट पॉइंट है, अदरवाइज ऐसा वो लेगा ही। इवन आपकी बुक के अकॉर्डिंग देख रहा हूँ, ये क्वेश्चन है तो अपनी ड्यूटी है कि आपको करवाना है, समझ आना ना आना उसको याद करके जाना, एक और कैच करना आपको पता होना चाहिए। पर याद भी क्या कहूंगा, पेपर का कोई गारंटी थोड़ी है, टैक्स में तो एक लाइन वर्ड इधर हुआ तो क्वेश्चन ही सारा चेंज हो जाता है। बट है कि कंसेप्ट आपको आना चाहिए, सीए इंटू एसआईपी, समटाइम पेपर में आ जाता है। ठीक है, लो जी, लास्ट के 2 क्वेश्चन है थोड़े इंटरेस्टिंग, फटाफट साथ दीजिए, इसको खत्म करते हैं, मुझे टारगेट ज्यादा था। हाँ जी, कौन से, नहीं ये बड़े वाले जो 25 नंबर करवा रहा हूँ, ये तो आजकल क्या सिस्टम है, एक और सुन लो। क्वेश्चन का पैटर्न क्या है, यूनिट 1 में जो आपका क्वेश्चन आ रहा है, एक तो आ रहा है रेजिडेंशियल, एक तो आ रहा है रेजिडेंशियल, थोड़ा आपको नहीं थ्योरी,
थोड़ा आपको पता होना चाहिए। मैं भी छोटों की बात नहीं कर रहा, छोटे थोड़े डिफरेंट हैं। मैं आपको थोड़ा हिंट बता देता हूँ। यूनिट 1 में एक क्वेश्चन आ रहा है रेजिडेंशियल, बड़े अच्छे से आपने उसको तैयार करना है, और उसका प्रैक्टिकल एक एग्जाम्पल भी वो मांगता है। हाइपोथेटिकल एग्जाम्पल लीजिए सूटेबल। तो सूटेबल एग्जाम्पल जैसे आपने पढ़ा हुआ इनकम अर्नड इन इंडिया रिसीव आउटसाइड इंडिया, तो आप लिखे हो केस पूछता वो, कहता रेजिडेंट नॉन रेजिडेंट में एग्जांपल लेके बताइए क्या फर्क है कि इनकम कौन सी कहाँ कमाए। याद नहीं क्या था, तीनों में टैक्सेबल, दो में टैक्सेबल, तो चार्ट ही लर्न कर जाएंगे अपन। चार्ट बना हुआ है, क्या सिंपल है, इनकम अर्नड और रिसीवेबल इन इंडिया, अर्नड या रिसीव आउटसाइड इंडिया, या फिर इनकम रिसीव इन इंडिया अर्नड आउटसाइड इंडिया, या हमने पढ़ा था इनकम अर्नड एंड रिसीव आउटसाइड इंडिया बट कंट्रोल फ्रॉम इंडिया। फोर्थ पॉइंट आपकी बुक में है वैसे वो, अर्न एंड रिसीव कहाँ पे, आउटसाइड इंडिया, कंट्रोल भी कहाँ से, आउटसाइड इंडिया पहले वाले में। फिर लास्ट था इनकम अर्न एंड रिसीव आउटसाइड इंडिया फ्रॉम एनी अदर सोर्स पहले वाले में, और लास्ट पास्ट अनटैक्स्ड इनकम आउट प्रीसीडिंग द प्रीवियस ईयर रिमिटेड टू इंडिया किसी में। उसने ये एग्जांपल के थ्रू मांगा है, और ये क्या कर रहा है 7 8 का कॉम्बिनेशन कुछ बना रहा है। 7 नंबर का ये बता दो, 8 नंबर का क्वेश्चन में यहाँ सेलेक्ट किया हुआ है इंटीग्रेशन ऑफ एग्रीकल्चर इनकम, कि एग्रीकल्चर इनकम इंटीग्रेट मतलब इकट्ठा कैसे होता है। पूरा बुक में बड़ा हुआ है, आपने पढ़ा हुआ है, बड़ा अच्छा क्वेश्चन है, बड़ा मजेदार है, और ये 8 नंबर में आ रहा है, और विद सुटेबल एग्जाम्पल। अगर आप चाहते हो तो मैं टिक करवा देता हूँ अभी हाथों हाथ। एग्रीकल्चर इनकम नहीं, वो नीचे वाला नहीं आ रहा, मैं आपको दिखाता हूँ, ये रहा पेज नंबर ओपन कर लीजिए 1.37, घर जाके इसको रट लीजिए बस, पेपर में यही आ रहा है क्वेश्चन। उसके 2 पॉइंट तो मैंने करवा रखे हैं आपको, 2 पैरा, एक पैरा आपने पढ़ना है बस। 1.37 मिला पहले यूनिट में, पहले यूनिट में 1.37 पे ये दी हेडिंग, असेसमेंट ऑफ, फास्ट प्लीज, असेसमेंट ऑफ एग्रीकल्चर इनकम, क्या लिखा हुआ वर्ड, इंटीग्रेशन स्कीम। ये 8 नंबर का कॉम्बिनेशन में आ रहा है पेपर टेक्स्ट का, पहले बोल रहा हूँ फिर पेपर में मार खा जाओ, तो ध्यान रखना बड़े अच्छे नंबर आ जाएंगे अगर आप थोड़ा प्लानिंग से चलेंगे। वो प्लानिंग क्या है आपको अभी बताऊंगा, राइट नाउ आपने क्या करना है। अभी के लिए एक तो रेजिडेंशियल का थ्योरी बहुत अच्छे लेवल पे तैयार करना है, प्लस ये पैरा, बस फालतू नहीं आ रहा, ये बस इंटीग्रेशन की ये कुछ पॉइंट्स हैं, व्हाट टू इंटीग्रेट, क्या क्या इंटीग्रेट करना है, इनकम। नंबर 2 पैरा है व्हेन टू इंटीग्रेट, ये मैंने आपको पढ़ा रखा है, जब आप इंडिविजुअल एचयूएफ है, आपकी इनकम 2.5 लाख से ज्यादा है, और आपकी खेती बाड़ी इनकम 5,000 से ज्यादा है, मैंने फर्स्ट डे भी बताया था। तीसरा व्हेन नॉट टू इंटीग्रेट, उल्टा बोल दीजिए, कब नहीं करना, जब आप कंपनी है, जब आपकी इनकम 2.5 लाख से कम है, जब आपकी एग्रीकल्चर 5,000 से कम है। वही तीनों पॉइंट कॉपी, वही तीनों पॉइंट नोट के साथ उल्टा। हाउ टू इंटीग्रेट जो आप कर चुके, बिल्कुल फॉर्मूला कैसे, अपनी पहले एग्रीकल्चर इनकम ऐड करिए नॉन एग्रीकल्चर में, उस पे टैक्स निकालिए, याद है, फिर एग्रीकल्चर इनकम ऐड करिए बेसिक एग्जम्पशन अकॉर्डिंग टू द एज, फिर उस पे टैक्स निकालिए। फिफ्थ स्टेप, जो पॉइंट नंबर 4 में टैक्स निकाला वो माइनस करिए पॉइंट नंबर 2 से, फिर उसके ऊपर क्या लगाइए, सरचार्ज। बट दिस पॉइंट इज स्टार मार्क बिकॉज इस पे टीएनसी लगते हैं। ये सरचार्ज तब लगता है स्पेशल इफ योर इनकम एक्सीड्स 50 lakhs। पर हमारे क्वेश्चन में इनकम ही क्या होती है, 2 लाख, 3 लाख, 4 लाख, 5 लाख। कभी ऐसा स्पेशल क्वेश्चन डिजाइंड हुआ ही नहीं, बट एज अ पेपर के लिए तो लिखना पड़ेगा ना कि अगर इनकम 50 लाख से 1 करोड़ तक है तो सरचार्ज इज जस्ट लाइक एज अ एक्स्ट्रा टैक्स ऑन टैक्स। जब आप टैक्स निकाल लेंगी 2 लाख, उस 2 लाख का 10% और लगेगा, कितना, 20,000। पहले तो पता होना चाहिए सरचार्ज जो है वो परसेंटेज ऑफ किसकी होती है, टैक्स की, इनकम की नहीं, टैक्स की। जो टैक्स आ जाएगा उसका, इनकम का तो बहुत ज्यादा हो जाएगा, ठीक है। और अगर इनकम 1 करोड़ से ज्यादा है अप टू कितने तक, तो 15% रेट है। अगर इनकम 2 करोड़ से ज्यादा है अप टू 5 करोड़ तो 25% रेट है। अगर इनकम 5 करोड़ से ज्यादा है तो 37% रेट है। दिस इज द रेट ऑफ सरचार्ज। ये पता होना चाहिए। अभी आप प्रैक्टिकल नहीं सीख पाएंगे बिकॉज सेमेस्टर 6 में इसका न्यूमेरिकल आता है, कैलकुलेट द टैक्स लायबिलिटी, तो कभी यूज ही नहीं करा आपने, कभी यूज ही नहीं करा। अभी तो जैसे दिया हुआ है ना, वैसे ये गलत दिया हुआ है, इसके बीच में पॉइंट आता है इंक्लूडिंग लॉन्ग टर्म शॉर्ट टर्म इनकम, पर नहीं है तो छोड़ो, जैसे आपकी बुक बोल रही है वैसे लिखो। अगला पॉइंट, सेस लगेगा कितने परसेंट, जल्दी बोलो, 4। ये सरचार्ज के बाद लगता है, पहले टैक्स निकलता है, फिर सरचार्ज लगता है, फिर सेस। हमारे क्वेश्चन में क्या होता है, सरचार्ज होता ही नहीं, तो हम सीधा टैक्स क्या क्या लगाते हैं, सेस। टैक्स पेबल हो जाएगा, टैक्स को राउंड ऑफ कर लीजिएगा, नियरेस्ट कितना, 10, और इसने नोट नीचे लिखा, वैसे आपको ऊपर लिखना चाहिए क्या, 87 का रिबेट भी दिया जाएगा इफ यूर नॉन एग्रीकल्चर इनकम, इंक्लूडिंग करके नहीं, इंक्लूडिंग तो ज्यादा हो जाएगा यार। अब मेरी 3 लाख इनकम है,
मेरी 3 लाख 2.5 लाख 2.20 इनकम है, 2.20 इनकम है, सारा मिला मिला के जो भी है, या 3 लाख इनकम बन जाती है। खेती बाड़ी मिला के बन गई 4 लाख, 4 + 3 कितने हो गए 7, नहीं 7 ही देखा जाएगा। 87 के लिए आपकी सिर्फ कौन सी इनकम देखी जाएगी, नॉन एग्रीकल्चर, अपनी भाषा में बिजनेस इनकम। इफ बिजनेस इनकम कोई पॉइंट, अब रेजिडेंट है, इंडिविजुअल है, लेस देन इक्वल टू 5 लाख है, तो 87 का रिबेट आपको मिलेगा। तो रिबेट आप जानते हैं जितना टैक्स और 12,500 विच एवरेज। एक बार रेजिडेंशियल ड्राफ्ट डेट वाला कंसेप्ट था वो भी कर। हाँ कर लेना जी, एक क्वेश्चन आया हुआ है 5 नंबर का, इतने दिन आप इंडिया में आए, इतने दिन नहीं आए, वो तो यार छोटे क्वेश्चन तो मेरी जिम्मेवारी है, वो तो छोड़ दो। जो थ्योरी पार्ट है वो आपके ऊपर छोड़ रहा हूँ, न्यूमेरिकल तो मैं ही देख रहा हूँ, न्यूमेरिकल तो बिल्कुल ना करो, पागल हो जाओगी। आप जो अपना थ्योरी सेव करना चाहते हैं वो तो अभी से करना शुरू करो ना। नंबर 1 रेजिडेंशियल, मैं आपको सिस्टम बताता हूँ। पहले यूनिट में आपको एक थ्योरी करना पड़ेगा, एक्सेप्ट अगर बच्चा सैलरी के लिए नहीं जा रहा। मैं फिर कह रहा हूँ कुर्सी पे बैठा हूँ, ये नहीं कहूंगा सैलरी नहीं कराऊंगा, सैलरी भी होगी। नेक्स्ट 2 डेज में मैं सैलरी क्वेश्चन होगी वो लास्ट वाले, बट उसके लिए पहले मुझे थोड़ा बेस बनाना पड़ेगा, क्या कुछ था, क्या पड़ा हुआ है, काफी टाइम हो गया उस चीज को। तो वरना सेफ साइड मैं 2 चीजें रिकमेंड करूंगा, एक रेजिडेंशियल, एक्चुअली ना डायरेक्ट क्वेश्चन 15 का पहले आता था, इन्होंने क्या करना चाहिए, खिचड़ी बनानी शुरू कर दी। रेजिडेंशियल भी पूछ लिया 7 नंबर में, एग्रीकल्चर भी पूछ लिया 8 नंबर में, उसी में सम टाइम पूछ लेते हैं एग्जाम्प्ट इनकम। वो कहता है राइट एनी 5 इनकम्स, 5 मकर, और बड़े का बोल रहा हूं मैं। बच्चा सोच के गया था शायद 3 थ्योरी है, इनमें से कोई एक आ जाएगा 15 का, उस साल ने तीनों ही पूछ लिया 15 में। 5 का रेजिडेंशियल लिखो इंडिविजुअल का, 5 का लिखो एग्रीकल्चर इनकम, 5 का लिखो एग्जाम्प्ट इनकम। वो एक दूसरा क्वेश्चन मैं पहले कह रहा हूं सर, और इसको लाइट मत लीजिए, जितने आप लोग बैठे हैं, जितने नहीं आ रहे या घर पे पढ़ रहे हैं, लाइट मत लीजिएगा। पेपर पहला है, दिवाली बन सकती है आपकी 9 बजे के बाद वाली पटाखे, हाँ पहली वाली ना, खुशियों वाली नहीं है। तो क्योंकि मैंने कल डीपीटी देखी है तो आपको डर ना हो, इसलिए मैं इतना ज्यादा हेक्टिक होकर आपके लिए इतना बर्डन ले रहा हूँ, वरना मैं आपसे लाइट होता कि कोई चक्कर ही नहीं करा दिया, देखी जाएगी जो मुझेगा, देखी जाएगी नहीं, क्योंकि बड़ा एक्टिव रहिएगा, बड़ा प्रेजेंस ऑफ माइंड से चलना पड़ेगा। क्या रेजिडेंशियल, इसके भरोसे मत रहिएगा, बहुत फंसेंगे। अब पेपर का जो पैटर्न चल रहा है, रेजिडेंशियल, एग्जाम्प्टेड, एग्रीकल्चर, इन तीनों का मिला के एक पूछ रहा है, छोटा भी आ जाए किस्मत। दूसरा आपको एक न्यूमेरिकल तो तैयार करके जाना पड़ेगा ही पड़ेगा, जिसका नाम है, मतलब जो बच्चा भी न्यूमेरिकल बिल्कुल नहीं कर रहा था, कृपा करके कर लीजिए, वरना गेम से बाहर है। मैं आपको पहले बता दूं, एक न्यूमेरिकल तो कर लीजिए, इट्स अ हाउस प्रॉपर्टी, और आपने कर रखा है। डीपीटी देखेंगे, इतना आसान क्वेश्चन आ गया हाउस प्रॉपर्टी का 15 नंबर में, मतलब शुरू होते ही खत्म, शुरू होते ही खत्म। तो मेरी पहली प्रायोरिटी रेजिडेंशियल एग्जाम्प्टेड के वही 10-12 नाम, वो पूछे 6 में, पूछे 5 में, किस्मत आपकी पूछे 15 में, वो आपका सिस्टम है, और आपने तैयारी थी। एग्रीगेट का ये बस यही आ रहा है, फालतू नहीं पूछेगा, वो टी कॉफी रबर, पर पढ़ने लगेंगे तो या तो है ही है 25 35 40, वो तो याद है ही है क्या चीज है। और न्यूमेरिकल्स मैं करा के चलूंगा एग्रीकल्चर के, अभी क्यों, अगर आपको कोई हाइपोथेटिकली एग्जांपल बनानी पड़ी तो कैसे बनानी, ये मैं आपको रिटर्न में लिख के दे दूंगा, ये एग्जांपल है, पेपर में आप टेप आना, सिंपल सी बात, ठीक हो गया, डन। सैलरी की बात रही, जिन्होंने सैलरी टॉपिक किया हुआ है वो एक बार रिवाइज रखिएगा प्रॉपरली, फिर जब बड़े क्वेश्चंस करवाऊंगा, पर गारंटी नहीं दे रहा पेपर में सैलरी निकलेगा, पहले सुन लो, गारंटी नहीं दे रहा कि निकले, क्योंकि आपका एक माइंड एक स्कीम अडॉप्ट करता है, अगर कुछ पॉइंट ना हमें समझ आया तो पता नहीं कितने नंबर कट जाएंगे, पता नहीं कितने काटा मार देगा क्वेश्चन पे। ये थ्योरी चाहे आप कुछ भी लिखाइए, आपको लगता है कि 10 तो आ ही जाएंगे, पता नहीं पेपर आपने चेक करना होता है, यही है जी, ये माइंडसेट है। और न्यूमेरिकल पे शिफ्ट ना करने का कारण यही है, बड़प्पा कहेंगे हाउस प्रॉपर्टी मस्ट, मैं नहीं बोल रहा, मस्ट है। आज से ही अपना हाउस प्रॉपर्टी के लेक्चर्स दोबारा सुनने, दोबारा करने शुरू कर दीजिए। इसका तो बता दिया एक ही पेज, इंटीग्रेटेड रेजिडेंशियल कवर्ड है सर, बिल्कुल मत घबराइए, ओके, तो उसके छोटे क्वेश्चन मैं करवा दूंगा, मेरा काम है। तीसरा एग्जाम के 10 नाम कोई याद करके रखिए एज अ सेफ पॉइंट, 15 में नहीं आएगा, पहले बोल देता हूं, इधर माइंड मेकअप रखिए, इधर हमने नाम याद कर लिए 15-20 सारे आएंगे, नहीं आएगा, डन हो गया। अब सुन लो यूनिट 2 का हालचाल, यूनिट 2 में, हाँ जी, कौन सा पूछ रहे हो आप, में कौन सा आएगा? रेजिडेंशियल कौन सा पूछ रहे हो रजित? लॉन्ग क्वेश्चन में एक तो सैलरी बढ़ाना है, एक हाउस प्रॉपर्टी आना है, एक थ्योरी में मिक्सअप कर रहे हो, और मिक्सअप में कोई भी करे, मैं वही तो कह रहा हूँ, थ्योरी ही तो आएगी, उसमें जो क्वेश्चन आएगा वो इकट्ठा नहीं आएगा। अगर आप सोच रहे हो कि सीधे ही पूछेगा एग्जाम्प्टेड इनकम बताइए 15 में, नहीं, वो मिक्स करेगा,
मतलब 8 नंबर की एग्जम्प्टेड इनकम बता दो, 7 नंबर का रेजिडेंशियल बता दो, 8 नंबर का इंटीग्रेटेड एग्रीकल्चर बता दो, और 6-7 में कोई और मिक्स हो तो वैसे रेजिडेंशियल ही ज्यादा पूछता है वो, या एग्रीकल्चर ज्यादा पूछ रहा है अब तक। ठीक, अब पहले यूनिट सुन लो एक बार। जो मेरा मानना है आपको पेपर में अटेम्प्ट करके आना है वो है एक तो कैपिटल गेन प्लस अदर सोर्स, दोनों का मिला के न्यूमेरिकल आ रहा है, ये भी समझ लो। एक नहीं आ रहा, दोनों का। सर क्या नहीं, सर अभी भी कर रहे हैं। हाँ, 26 तारीख को पढ़ लो, पेपर आएगा कि फिर देखो मेरी तरफ बैठ के। मैं तो इतना टेंशन भी ले रहा हूँ, मैं तो सोच रहा हूँ बाकी जो पढ़ा रहे हो करा के रहे हैं, अगले के बुरे हाल है, कुछ नहीं आता, वो तो कसम खा के जा रहे हैं कि थ्योरी पढ़ो सारी। फिर भी आपको कह रहा हूँ कैपिटल गेन और अदर सोर्स दोनों का मिलाकर एक न्यूमेरिकल आएगा, और ये लास्ट क्वेश्चन होगा। लास्ट क्वेश्चन आपको करना ही पड़ेगा, तभी कल का मेरा टारगेट है अदर सोर्स के न्यूमेरिकल्स। बड़े छोटे हैं, बड़े छोटे हैं, बड़े इजी हैं। पहली बात बड़े इजी हैं। दूसरा क्वेश्चन अगर आपको यहां से थ्योरी करना पड़ा, वो भी क्या है, कैपिटल गेन प्लस इसके अंदर अदर सोर्स, मिक्स पूछ रहा है। और कैपिटल गेन में पूछ क्या रहा है ये भी सुन लीजिए, किस किस की इंडेक्सेशन नहीं होती, हमने पढ़ा हुआ है छोटा सा 4 पॉइंट। ट्रांसफर का मीनिंग क्या है, 54 क्या चीज है, ऐसी बातें। 54 एक्सप्लेन करिए, ये 54 एग्जम्पशन एक्सप्लेन करिए, वो आपकी तैयार है पेपर के आगे भी। बिल्कुल मत टेंशन लीजिए, आपसे पहले मुझे है, आपसे पहले मुझे आपका ठीक है पेपर है, मुझे अगला भी देखना है, तो उस अकॉर्डिंगली मैं तो यही राय आपको दे दूंगा, कैपिटल गेन और अदर सोर्स करके जाना ही पड़ेगा, देयर इज नो ऑप्शन। हाँ, न्यूमेरिकल आसान आ जाए तो गारंटी कुछ नहीं, लगा लगाया आएगा बुक से, पहले बोल आएगा बुक से, कोई फालतू बाहर से नहीं है। अदर सोर्स का भी वहीं से आना है, और थ्योरी भी कैपिटल गेन और थ्योरी सिर्फ अदर सोर्स की तो मन करे शायद ना ही पूछे, वो कैपिटल गेन की पूछे तो 3 पार्ट में बट क्या करता है, एबीसी पार्ट दे देगा, 5-5 मार्क में छोटा छोटा एक्सप्लेन करिए, और सीधा नहीं आ रहा और 15 में लिखो कैपिटल गेन, ऐसा नहीं आ रहा कि आप कुछ भी लिखी जाएंगे। हाँ, 3 कंसेप्ट, तो वो आप पेपर का तैयार करेंगे। पीजीबीपी की तरफ से, मेरी तरफ से आपके न्यूमेरिकल जो बड़ा आना है उस पर काटी है, कारण क्यों, आप उधर से सैलरी भी नहीं पंगा ले रहे, इधर से पीजीबी न्यूमेरिकल पंगा ले रहे, इसका एक पार्ट जो है कौन से वाला, वो आप करके जाएंगे। कारण क्यों, उसका ऐसे थ्योरी भी समटाइम शॉर्ट नोट आ जाता है, या रूल पूछ लेता है, या इसका न्यूमेरिकल तो पक्का आना ही आना है। बाकी किस्मत सेट बैठ जाए, ये नहीं पता चलता, वो 8 नंबर का डेप्रिसिएशन का न्यूमेरिकल पूछ ले तो कोई गारंटी नहीं है। तो बी रेडी फॉर दैट, कंसेप्ट दिमाग में रहे। यूनिट 2 में अगर 4 चैप्टर्स हैं आपके, 3 करके जाने ही जाने हैं, एक तो डेप्रिसिएशन का, एक कैपिटल गेन कंप्लीट चाहिए मुझे, और दूसरा अदर सोर्स, मतलब कोई गुंजाइश ही नहीं है कि आप कोई छोड़ दें अगर पेपर अपने कंट्रोल में करना है, वरना बैठ के वहां मुझे याद करेंगे और मेरे जी पे धंधे बढ़ी कहेंगे, इस साले बहुत प्यार से याद कर रहे हैं मुझे, इस साले ने कुछ कराया ही नहीं। हाँ, मैं खाना भी उस टाइम ही खाता हूँ जब आप पेपर देंगे। हाँ, हाँ जी बोलिए। हाँ जी बिल्कुल होगी। सबसे बड़ा प्लस पॉइंट न्यूमेरिकल का, मैं वही कह रहा हूँ ना, आपकी थिंकिंग कुछ और है, मेरी कुछ और है। मैं थ्योरी 15 की लिखने की बजाय प्रेफर करूंगा गो फॉर न्यूमेरिकल, मैं कभी नहीं कहूंगा, क्योंकि जहां देखो वासना ऑप्शन ही बनती वो पीजीपी वाले में, जब एक तो करना ही पड़ेगा कैपिटल गेन वाला, अच्छा बन जाएगा, पर सैलरी मैं तो कहूंगा जरूर करिए, बड़ा सेट बैठेगा, कोई दिक्कत नहीं। 1-2 पॉइंट गलत होते हुए तब भी 10-15 में से 12-13 कहीं नहीं गए। थ्योरी आपका एक माइंड सेट होता है कि हाँ नंबर बढ़िया आ जाएंगे, जब देखते हैं तब आपको पता चलता है ये वो 7 आदमी देता, तो उसको पता है मेरे जैसी भगत है क्या लिख रहे हैं ये, और क्वेश्चन ही ऐसा आएगा कि आप उसको ज्यादा एक्सप्लेन कर ही नहीं पाएंगे, वैसी की चीजें ना, तो आप राइटर हैं उसको जानने में तो वो उसका फायदा नहीं। और पूछिए। ये जो एग्रीकल्चर के शेयर वाले क्वेश्चन 5 नंबर में आएंगे, राजेश इसका तो अभी कोई क्वेश्चन आया ही नहीं हो, मैं आपको और बता दूं, अभी तक इस न्यूमेरिकल का कोई क्वेश्चन नहीं है। इसकी जस्ट उसने क्या मांगे ये भी सुन लो, आपसे एग्जांपल, हाइपोथेटिकल एग्जांपल, मतलब जस्ट कॉपी दैट एग्जांपल, वहां उसको सॉल्व कर देना, 5, 6, 8 नंबर का आ रहा है एग्जांपल के साथ, डन। और यूनिट 2 में पीजीबीपी का डेप्रिसिएशन आएगा, आएगा, डेप्रिसिएशन तो फिर छोटा यूनिट 2 में कौन सा दोनों एक थ्योरी पे भी जाना है, एक न्यूमेरिकल, वो भी कैपिटल गेन और सोर्स, मतलब अगर आप डेप्रिसिएशन नहीं भी करते यू आर सेफ, कैपिटल गेन और अदर सोर्स दोनों आने। सर हमारे मैम ने कहा था कि कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन में क्वेश्चन बन जाना कारण सारे आते हैं जी, कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन पे आ जा। अब उसने पूछा हुआ इंडेक्स कहाँ का नहीं होता, राइट एनी 5 नेम्स जहाँ इंडेक्स नहीं होते, या ट्रांसफर किसको नहीं मानते हो, 7 पॉइंट्स आपने पढ़ा हुआ है, ठीक है, वो कुछ भी आ सकता है, तो उस चीज पे तो मैं रिस्क लूंगा ही नहीं आपके मामले में। पर यहाँ तक कोई डाउट है पहले एक बार देख लियो, पैटर्न बता दिया कि माइंड सेट अपना रेडी रहे ना, क्यों क्या होता है 26 को जाके झटका लगे, उससे पहले अभी सेट हो जाओ। आज 16 तारीख है, ठीक है, 10 दिन पड़े हैं,
हाँ आज ही ठीक हो जाओ, क्योंकि वहां बैठ के ना क्या एक उम्मीद होती है सर, एक उम्मीद होती है कि मैं तो ये करके आया, वहां ऐसा ऐसा दिखेगा, आप टेप देंगे, शुरू हो जाएंगे। और वहां जाके इंग्लैंड के प्लेयर की तरह खड़े हो गए, आउट ही नहीं हो रहे, बाहर बाउंड्री बाहर, तो कले कले उठ के जाए अच्छा ही लगता। ये पेपर सर बात सही थी आपकी, जल्दी हो गया कि वो नहीं। तो वहां कृपा करके पहले ही मेंटली प्रिपेयर, सर ऐसा हो सकता है जैसे 10-12 नेम्स एग्जाम्प्टेड कॉपी पे जाके आज लिख दीजिए कि हमने यही याद करना है, थोड़ा प्रैक्टिस करेंगे। और बता दूं यही यूनिट मतलब यही सेमेस्टर एज कंपेयर टू अदर काफी ज्यादा टफ है, अगले वाला नहीं है। कारण क्यों, इसमें मेन हेड्स ऑफ इनकम्स हैं, यही बड़े भी हैं, आप देख लिया आपने। अगली बार इसकी कोई बात रिपीट नहीं होगी एज अ न्यूमेरिकल, वहां कुछ और ही चीजें हैं, क्लबिंग, सेट ऑफ डिडक्शंस, उसको आप टैकल बड़े प्यार से हो जाता है। न्यूमेरिकल भी वहां मैं न्यूमेरिकल की गारंटी ले रहा हूँ, बट इस चीज में पहले बोल रहा हूँ मैं भी 10 दिन पूरी मेहनत करने वाला हूँ, एक्स्ट्रा भी करने वाला हूँ। जैसे कल थर्सडे है, मॉर्निंग इवनिंग अगर आपकी क्लास है आप जरूर आइए, नहीं आ सकते तो रिकॉर्डिंग सुनिए, वो आपका प्रॉब्लम है कैसे उसको टैकल करना है। मेरे एंड पे लेक्चर्स आप देख रहे हो डबल ही हैं, बल्कि ज्यादा ही दिए हैं आपको, कम नहीं देने, क्योंकि मैंने ये सुन के पढ़ाना कि पास तो सारे ही हैं मुझे पता है, पर पेपर अच्छा जाना इज अ डिफरेंट। पक्का जी, पास तो फिर नंबर ही नहीं आएंगे, उसका मजा क्या। अब आप 75 में 80-80 में नंबर देख कर आए, 30-30-35 में मजा नहीं आना। पास तो कर देंगे, पर लास्ट टाइम ओआर सब्जेक्ट डिफरेंट है, उसमें रीपेस्ट बहुत आई, क्यों सब्जेक्ट ही ऐसे उसमें लिख ही नहीं सकता। यहाँ आपने कुछ तो सुना ना पूरा साल, 6 महीने आपने पूरी बातें सुनी, क्या इनकम है, अब लिख भी पाएंगे ऐसा हाल नहीं है। पर अगर मैं चाहता हूँ मजा आए पेपर देने का, हाउस प्रॉपर्टी कर आए, 15 नंबर का है, ठीक जाएगा। उधर से अपने पास रेजिडेंशियल एग्जाम्प्टेड एग्रीकल्चर कुछ भी आ जाए, यू आर सेफ, 30 मार्क्स अच्छे हुए। लास्ट वाले में 54 का कैपिटल गेन जो भी जाएगा अच्छा जाएगा। पेपर के आगे भी ये पढ़ाऊंगा कि कौन कौन से इंडेक्स नहीं होते, किसको आप ट्रांसफर नहीं मानते, ये सारा तैयार कर जाएंगे हम लोग। बट एक पॉइंट है कि मेंटली प्रिपेयर रहे तो अच्छा रहेगा। कि बच्चे सोच रहे हैं मैं कैपिटल गेन न्यूमेरिकल नहीं करने वाला, बिल्कुल गलत सोच रहे हैं। देन गो फॉर द कैपिटल गेन न्यूमेरिकल, करना ही पड़ेगा। जैसे क्वेश्चन है बुक के देख कर जाइए, दोबारा समझिए, मुझसे दोबारा पूछिए, मैं दोबारा एक्सप्लेन कर सकता हूँ, पर एक ही ऑप्शन दिमाग से निकाल दो कि नहीं करो। अदर सोर्स का लॉ आपने कल देखा था, बिल्कुल बकवास है। मेन एक काम का है गिफ्ट, मेन एक चीज है गिफ्ट, वो आपको लर्न करना पड़ेगा। दूसरी मेन चीज थी थ्योरी के लिए बॉन्ड वॉशिंग ट्रांजेक्शन 5 नंबर में, और लास्ट में दिया हुआ है एक पेज, और एक पेज भी क्या 5 पॉइंट है, एक पेज भी नहीं आधा है, 5 पॉइंट है, डन। और उससे पहले अपने पास जो आता है डीम डिविडेंड भी मैंने करा दिया, पर पेपर में कम चांसेस करा दिया मैंने, सेफ साइड ABCDE 5 पॉइंट है, 5 मार्क्स में, बड़ा नहीं आएगा 5 मार्क्स में, वो डन है। बट उसका जो न्यूमेरिकल है वो काफी ज्यादा आसान, न्यूमेरिकल काफी आसान, अदर सोर्स का न्यूमेरिकल बहुत ज्यादा आसान है, वो बिल्कुल टैकल हो जाएगा, डन है। कोई डाउट? पीजीसीटी बड़े वाला था फर्स्ट चैप्टर है पहले वाला। हाँ जी।